गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का द बैंकिंग रेगुलेशन 9049 पढ़ेंगे। द बैंकिंग रेगुलेशन 9049 इससे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कंपलसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। मैं सारा प्रोविजन भी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, प्लस एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया उसको सॉल्व भी कर दूंगा। जो रेलिवेंट प्रोविजन है प्लस स्कैनर का जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है वह पढ़ेंगे। सेक्शन 29 में बोला गया है और एक क्वेश्चन भी आया है इसका। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जून 2016 में क्वेश्चन आया। आगे मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसका प्रोविजन भी डिस्कस कर लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, कैसे फाइल होता है वो भी पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर मैं भी डिस्कस करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, advise the board of director about the law relating to preparations, signing and filing of accounts and balance sheet under the provision of Banking Regulation Act। ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि बैंकिंग कंपनी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में चीज को समझिए। इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि एक बैंकिंग कंपनी कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, कैसे साइनिंग कराएगा और कहाँ कहाँ फाइल करेगा। कैसे बैंकिंग कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, कैसे साइनिंग कराएगा और कहाँ कहाँ फाइल करेगा, वही पूछा है। देखिए क्वेश्चन आप अच्छा से खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइल करना चाहता है, प्रिपेयर करना चाहता है, साइन कराना चाहता है और फाइल करना चाहता है, वह डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए आप एक बार क्वेश्चन खुद पढ़िए फिर मैं आपका आंसर डिस्कस करूंगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर न्यूली बैंकिंग कंपनी का अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइल करना चाहता है और क्वेश्चन पूछा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताइए प्रोविजन क्या है प्रिपरेशन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैंकिंग कंपनी का, साइनिंग करने का और फाइलिंग करने का। अब आंसर में आ जाइए। आंसर में आपको जूम कर रहा हूं, अब देखिए फिर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं आंसर को, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बोलता है एवरी बैंकिंग कंपनी प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट्स इन फॉर्म ए एंड फॉर्म बी गिवन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लिख दीजिएगा। बोलता है सारा बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट फॉर्म ए के हिसाब से बनाता है और पीएल अकाउंट फॉर्म बी के हिसाब से बनाता है। फॉर्म ए और फॉर्म बी कहाँ दिया हुआ है? थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थर्ड शेड्यूल में जो फॉर्म ए और फॉर्म बी दिया है उसके हिसाब से बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाता है। पीरियड क्या रहेगा? अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट सब कंपनी का भी पीरियड होता है और बैंकिंग कंपनी का भी पीरियड होगा। मतलब नॉर्मल कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उन लोगों का भी रहता है, वह सेम ही पीरियड बैंकिंग कंपनी का भी होगा। सिर्फ ये जानना है कि बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट किस में बनाता है? फॉर्म ए, और पीएल अकाउंट किस में बनाता है? फॉर्म बी। कौन सा शेड्यूल? थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सिंपल सा बात है। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होता है समझ में आ गया? फॉर्म ए और फॉर्म बी में बनाएगा थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोलता है साइनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और अकाउंट्स जो है माने पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट साइन कौन करता है? देखिए क्या लिखा है, मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मतलब बैंकिंग कंपनी का मैनेजर साइन करेगा या प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। देखिए साइन कौन कौन करता है? मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैनेजर करेगा या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी का मैनेजर कर देगा या प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मीन्स एंड लगाया मतलब दोनों, मैनेजर करेगा या 3 डायरेक्टर करेंगे या प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा बैंकिंग कंपनी का या तीनों डायरेक्टर करेंगे। देखिए मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी मीन्स बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी का मैनेजर कर देगा साइन या प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, दोनों में से एक करेगा, प्लस एटलीस्ट 3 डायरेक्टर करेंगे। उसके बाद बोलता है इफ
डायरेक्टर इज लोअर देन 3 देन ऑल डायरेक्टर। यदि डायरेक्टर 3 से कम होंगे, सपोज 2 डायरेक्टर है उस बैंकिंग कंपनी में, तो वह 2 डायरेक्टर वहां साइन कर देंगे। मीन्स 2 कंडीशन है, एक मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी प्लस डायरेक्टर। डायरेक्टर 3 होंगे तो तीनों डायरेक्टर कर देंगे, और 3 से कम होंगे तो जितने कम होंगे, जितने कम में होंगे उतने सब करेंगे। समझ में आ रहा है? मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी प्लस डायरेक्टर्स। डायरेक्टर यदि 3 है तो 3, और 3 से कम है तो सब। समझ में आया? साइनिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस का भी समझ में आएगा। फॉर्म ए में बैलेंस शीट बनता है, फॉर्म बी में पीएल अकाउंट बनता है। थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बनेगा। साइन कौन करेगा? मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर प्लस डायरेक्टर। अब देखो फाइलिंग, 2 जगह बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बैंकिंग कंपनी का फाइल होता है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फाइल करते हैं और एक आरओसी में फाइल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोविजन में क्या लिखा हुआ, देखिए 3 copies of balance sheet and PL accounts shall be submitted to RBI within 3 months from 31st March। ठीक है, बोलता है 31st मार्च से 3 महीना के अंदर, मतलब 30 जून तक 3 कॉपी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट का आरबीआई में जमा करना होगा। बट आरबीआई में फर्दर एक्सटेंड पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मतलब जून तक तो कर सकते हैं, जून से और 3 महीना आरबीआई एक्सटेंड कर सकता है। मतलब जुलाई अगर सितंबर तक आरबीआई एक्सटेंड कर सकता है आरबीआई चाहे तो। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन बोलता है 3 महीना फ्रॉम मार्च, मतलब जून तक आरबीआई में 3 कॉपी जमा करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट का। फर्दर क्या बोलता है? 3 copies of balance sheet and PL account shall be submitted to ROC। ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनी ROC का ऑफिस में कब जमा करना पड़ेगा? विद इन 3 months फ्रॉम 31st मार्च। मतलब 30 जून तक ROC में तो जमा करना ही है। ROC कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहा है। समझ में आया? तो ROC में 3 महीना में जमा करना ही है, मार्च से मतलब जून तक, 30 जून तक जमा करना ही पड़ेगा। और आरबीआई में 30 जून तक जमा करना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई उसको चाहे तो फर्दर 3 महीना एक्सटेंड कर सकता है। तो सीधा सा बात है, बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बैंकिंग कंपनी का काम फाइल होता है आरओसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ एक तो टेबल बनाया हूँ, इसमें देखिए कौन कौन सा पीरियड का फाइल होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बैलेंस शीट बनेगा फॉर्म ए में, पीएल अकाउंट बनेगा फॉर्म बी में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होता है। जो थर्ड शेड्यूल या देखिए तीसरा शेड्यूल में दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कहाँ कहाँ फाइल होगा? आरबीआई और आरओसी में। जनरली विद इन 3 मंथ्स, मतलब अप टू जून तक फाइल होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ गए तीनों चीज। देखिए मैं क्वेश्चन में और एक बार आ रहा हूँ कि 3 चीज पूछा है। बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे साइन होता है और फाइल कैसे होता है। 3 चीज इस क्वेश्चन में पूछा है, तीनों का मैं आंसर बता चुका हूँ। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो दिसंबर 2016 में आया है और जून 2017 में आया है। ऑलमोस्ट दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों का सेम ही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए मैं हल्का सा जूम कर रहा हूँ, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन द पावर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मीन्स ये बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या पावर है जो बैंक एडवांस देता है। जैसे बैंक अपना कस्टमर या कंपनी लोगों को जो एडवांसेस देता है, जैसे किसी कस्टमर को एडवांस चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक के पास आता है, बैंक उसको लोन से एडवांस दे देता है, दोनों सेम चीज है। बैंक उसको पैसा दे देता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या पावर बनाया है, समझ में। एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मीन्स सीधा सा भाषा में ये बोल रहा है, यदि बैंक किसी को लोन्स देता है या एडवांसेस देता है किसी कस्टमर को, उसके लिए आरबीआई ने क्या रूल्स बना के रखा है। समझ में आया? मीन्स आरबीआई क्या क्या डायरेक्शन देता है बैंक को कि आपको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आप यदि किसी कस्टमर को लोन एंड एडवांसेस देते हैं तो ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, ये रूल्स है आरबीआई का, वो रूल्स बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। सीधा सा बात यही बोल रहा है कि आरबीआई का डायरेक्शंस क्या है। यदि बैंक किसी कस्टमर्स को लोन देता है या एडवांसेस देता है तो उसके रिगार्ड में आरबीआई ने क्या रूल्स बनाया है वह बोलना है। आरबीआई का रूल्स क्या है यदि बैंक किसी को एडवांस या लोन देता है तो। मींस हाउ आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। कैसे आरबीआई क्या क्या रूल्स बना के बैंक का एडवांसेस को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? देखिए सेम क्वेश्चन जून में भी पूछा है, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द बैंकिंग कंपनी फॉर ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांसेस।
ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। मीन्स आरबीआई क्या क्या रेस्ट्रिक्शन पुट ऑन किया है बैंक के ऊपर, मीन्स इतना का आप एडवांस दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। मीन्स यदि बैंक किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई ने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है बैंक को फॉलो करने के लिए। मीन्स आरबीआई ने क्या क्या रूल्स एंड डायरेक्शन बनाया है बैंक के लिए लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए। दोनों सेम सिमिलर सेम क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए आंसर क्या है, पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। जो बैंक्स किसी कस्टमर को एडवांसेस दे रहा है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई का क्या पावर है, ये देखिए। बोलता है व्हेन आरबीआई सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई को लगता है, या इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को बचाने के लिए, देन आरबीआई मेक पॉलिसी फॉर एडवांसेस which is bound to be followed by banking company। मीन्स क्या, यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है पब्लिक को प्रोटेस्ट करने के लिए या डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, तब आरबीआई पॉलिसी बनाता है बैंक का एडवांसेस के ऊपर, और वह बैंक को फॉलो करना पड़ता है। विच इज, या देखिए क्या लिखा, देखिए विच इज बाउंड टू फॉलो बाय द बैंक, बैंक को बाउंड है, बैंक बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। फिर से देखिए व्हेन आरबीआई सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट, यदि आरबीआई को लगता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई को कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए जो बैंक एडवांसेस देता है उसके ऊपर, तब आरबीआई वो पॉलिसी बनाता है और बैंक बाउंड है वह पॉलिसी फॉलो करने के लिए। ठीक है, वह पॉलिसी और डायरेक्शन क्या है मैं नीचे बता रहा हूं, चीज को समझिए और एक बार पढ़ाऊं। व्हेन आरबीआई सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, आरबीआई को लगना चाहिए कि पब्लिक को बचाना है, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तब ही आरबीआई पॉलिसी बना सकता है एडवांस के ऊपर, और वह पॉलिसी बैंक बाउंड है फॉलो करने के लिए। क्या क्या है देखिए, डायरेक्शन गिवन बाय द आरबीआई, माने ये पॉलिसी जो बनाएगा आरबीआई इस के ऊपर पॉलिसी बना सकता है, और उस पे वो फॉलो करना पड़ेगा बैंक को, बैंक बाउंड है वो फॉलो करने के लिए, वो गाइडेंस फॉलो करने के लिए। देखिए क्या है, किस किस पे पॉलिसी बना सकता है आरबीआई। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस डिपेंड ऑन पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनी। मतलब बैंक उतना ही एडवांस दे सकता है, माने उतना ही लोन दे सकता है जितना वो आरबीआई उसका पेड अप कैपिटल माने देखिए पेड अप कैपिटल रिजर्व और डिपॉजिट के क्राइटेरिया के ऊपर फिक्स करेगा। मींस आरबीआई बता देगा कि इसका कैपिटल इतना है इस बैंकिंग कंपनी का, तो उतना ही एडवांस दे सकता है, मैंने तो लिमिट फिक्स कर देगा एज पर द कैपिटल रिजर्व एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांसेस का एक तो क्राइटेरिया फिक्स कर देगा आरबीआई। दूसरा पॉइंट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एडवांसेस, आरबीआई बोल देगा कि इस रेट से नीचे आप एडवांसेस नहीं दे सकते, एग्जांपल 7%। आरबीआई बोल देगा कि 7% से ज्यादा, 7% से कम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन नहीं दे सकता है, तो बैंक फॉलो है माने बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए, याद रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया फिक्स कर देगा। तीसरा बोलता है मार्जिन मेंटेन बाय बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी यदि किसी को लोन देता है सिक्योर लोन, तो उसके अगेंस्ट में बैंक को कुछ मार्जिन लेना पड़ता है, वो भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, फिर बोलते हैं देखिए पर्पस फॉर विच एडवांसेस अलाउ, किस किस पर्पस पे बैंक लोन दे सकता है, आरबीआई रूल्स बना देगा कि पर्सनल लोन दे सकता है, कार लोन दे सकता है, हाउसिंग लोन दे सकता है, तो बैंक सिर्फ उसी पर्पस के ऊपर लोन दे सकता है कस्टमर या कंपनी एक्सेट्रा को, और किसी दूसरा पर्पस के ऊपर नहीं दे सकता है। और देखते हैं मैक्सिमम गारंटी गिवन बाय बैंक, मैक्सिमम कंपनी यदि आरबीआई फिक्स कर देगा कि एक बैंक इतना का ही मैक्सिमम गारंटी दे सकता है, तो बैंक उतना का ही दे पाएगा, उससे ज्यादा का नहीं दे पाएगा। देखिए जनरली यही बोलना चाह रहा है कि आरबीआई अपना डायरेक्शन या पॉलिसी इस आइटम के ऊपर बना सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर आरबीआई अपना डायरेक्शन बना सकता है, बैंक को कितना मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा सिक्योर डिपॉजिट के अगेंस्ट उतना का बना देगा कि बैंक 10% मार्जिन मेंटेन करके ही लोन देगा, किस किस पर्पस पे लोन देगा वो बना सकता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना लोन दे सकता है उस पे बना सकता है, या गारंटी कितना दे सकता है बैंक उस पे अपना पॉलिसी बना सकता है, और बैंक उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, उस गाइडलाइंस को बैंक को फॉलो करना ही पड़ेगा, बैंक बाउंड है वह फॉलो करने के लिए कि
सर जैसे कैपिटल, बैंक का कैपिटल और रिजर्व के ऊपर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि बैंक का सपोज कैपिटल 10 करोड़ है, जिस बैंक का 10 करोड़ है वो 10% का ही लोन दे सकता है, मतलब 1 करोड़ का ही लोन दे सकता है, तो वो क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है आरबीआई। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांसेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को बताऊंगा। एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। आरबीआई का क्या पावर है? आरबीआई क्या करता है? कुछ डायरेक्शन या पॉलिसी बना देता है, वह बैंक को फॉलो करना पड़ता है, उसके द्वारा आरबीआई कंट्रोल करता है बैंकिंग कंपनी को। सिंपल सा बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए जून 2015 में क्वेश्चन आया है और वह सेम क्वेश्चन ही आया है दिसंबर 2013 में। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, जूम भी किया हूँ, आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए। यूको बैंक, ए नेशनलाइज्ड बैंक, एक्वायर ऑन January 1st 2007 a building fully occupied by various tenants from Mr. Atanu, the owner of the building, in discharge of a term loan advances to Mr. Atanu, who had mortgaged the said building as security with the said bank and failed to repay the loan। मीन सीधा सा बात है, यूको बैंक मिस्टर अतानु को कुछ लोन का पैसा दिया था। यूको बैंक मिस्टर अतानु को लोन का पैसा दिया था और अतानु के अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके बैंक से पैसा लिया था। सीधा सा बात है, वो बैंक कोई सिक्योरिटी मांगा था लोन देने के लिए, तो वो अपना बिल्डिंग मॉर्गेज करा दिया था। अब क्या हो गया, मिस्टर अटानू बैंक को पैसा नहीं दे पाया लोन का, तो लोन की बैंक क्या किया, जो बिल्डिंग मॉर्गेज किया था उसको बैंक ले लिया। सीधा सा बात है, मिस्टर अटानू को बैंक कुछ पैसा दिया था, मिस्टर अटानू गारंटी में बैंक को जो अपना बिल्डिंग मॉर्गेज कर दिया था, वो अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके, सिंपल सा भाषा में ये समझिए, मिस्टर अटानू अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके बैंक से लोन लिया। अब क्या हुआ, अटानू बैंक को लोन का पैसा नहीं दे पाया, तो बैंक बिल्डिंग ले लिया उसका। सिंपल सा भाषा यही है। अब क्या आगे क्वेश्चन बोलता है, द सेड बैंक वांट टू कीप द बिल्डिंग परमानेंटली विथ इट एंड अर्न द रेंट फ्रॉम टेनेंट। अब बोलना चाहता है कि वह बैंक क्या कर रहा है, को बिल्डिंग को ले लिया, अब बैंक उससे जो टेनेंट लोग जो भाड़ा दर था उस बिल्डिंग में जो रह रहा था, उससे रेंटेड इनकम कमाना चाहता है बैंक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस वेदर द बैंक सेट कैन डू। मतलब बैंक रेंटिंग इनकम ले सकता है टेनेंट लोग से एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन या नहीं। सिंपल सा बात है। अब दूसरा क्वेश्चन ये यही सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, स्टेट द रूल्स फॉर डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो एसेट को डिस्पोजल करने का क्या रूल्स है बैंकिंग का, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड के लिए कर रहा हूँ, देख लीजिए, फिर आंसर में आएंगे, आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए आंसर में मैं आ रहा हूँ। आंसर में बोलता है, बैंकिंग कंपनी में होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अप टू 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज बाय द बैंक। देखिए ओन यूज्ड, ठीक है, बोलता है बैंक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है 7 साल तक, जब से वो खरीदा है, यदि बैंक उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो। ठीक है, However, RBI may provide extension for more 5 years to protect the interest of depositor. Means maximum extension 12 years. Means बैंक उस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 12 साल तक रख सकता है। ठीक है, सीधा सा बात बोलता है, बैंक एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 7 साल तक, जब से एक्वायर किया है बैंक उसको 7 साल तक रख सकता है, यदि वह बैंक उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है अपने नाम से। याद रखिए, बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से यूज करेगा तो 7 साल तक रखो। अपने नाम से यूज करने का मतलब, वहां पर बैंक का एक ब्रांच खोल दिया और बैंक का ब्रांच का काम हो रहा है उस प्रॉपर्टी में, तो बैंक उसको अपने नाम पे यूज कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 7 साल तक रख सकता है। और आरबीआई उसको फर्दर मोर और 5 साल तक रखने बोल सकता है, मतलब बैंक आरबीआई का अप्रूवल लेके 12 साल तक उस प्रॉपर्टी को रख सकता है। लेकिन देखो आगे क्या बोलता है, बैंक कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी फॉर अर्निंग रेंट इनकम। बैंक वहां यूज हो सकता है, बैंक का ब्रांच खुल सकता है, ओन नेम पर रह सकता है, लेकिन वहां से रेंट इनकम नहीं कमा सकता है। याद रखिएगा, बैंक होल्ड प्रॉपर्टी ओनली प्रॉपर्टी यूज बाय द बैंक। उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बैंक वहां से रेंटल इनकम नहीं कमा सकता है, ये परमिशन नहीं है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में। हेंस क्या लिखता है, इन दिस केस यूको बैंक होल्ड प्रॉपर्टी अप टू 7 years। माने चलो प्रॉपर्टी को 7 साल तक रख लिया,
ठीक है, इफ आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सटेंशन, और इफ आरबीआई प्रोवाइड एक्सटेंशन देन अप टू 12 साल तक उसको रख सकता है। मतलब 2007 से 7 साल 2014 तक रख सकता है, लेकिन वहां पर बैंक का ब्रांच खोलना पड़ेगा, रेंट इनकम नहीं कमा सकता, याद रखना। या आरबीआई यदि चाहे कुछ एक्सटेंशन दे सकता है तो 12 साल तक रख सकता है, मैंने 19 तक रख सकता है, लेकिन कंडीशन देखिएगा, मैं पूरा आंसर को जूम कर रहा हूं, कंडीशन याद रखिएगा, बैंक उसको अपना यूज करेगा, बैंक यूज के लिए लेगा तो 7 साल तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बैंक यूज के लिए नहीं रखेगा तो उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, सिंपल सा समझ लीजिए। सिंपल सा बात यह है, यदि बैंक अपना यूज के लिए प्रॉपर्टी को रखना चाहे तो 7 साल तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपना यूज के लिए नहीं रखेगा तो उस प्रॉपर्टी को उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे कंडीशन, रेंट इनकम नहीं कमा सकता है कोई भी हालत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को और एक बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा बात है, बैंक कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल तक रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बैंकिंग यूज में उस प्रॉपर्टी को लाना पड़ेगा। यदि बैंकिंग यूज में नहीं रख सकता है तो 7 साल तक भी नहीं रख सकता, उसको बेच देना पड़ेगा। समझ में आया? चीज को समझिए। और यहाँ बैंक चाह रहे कि हम रेंटल इनकम कमा लें, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ब्रांच खुल सकता है बैंक का, या बैंकिंग यूज के लिए यूज हो सकता है प्रॉपर्टी, रेंटिंग इनकम से नहीं हो सकता है। सिंपल सा बात यही है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, यही पुराना क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा रहा हूँ, क्या बोलता है। देखिए, यू आर माने यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था कि बैंक उसका प्रॉपर्टी को ले लिया, अब उस प्रॉपर्टी से रेंटेड इनकम कमाना चाह रहा है, लेकिन ये आरबीआई एक्ट माने जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 परमिशन नहीं देता है बैंक को रेंटिंग इनकम कमाने का। बोलता है कि उस प्रॉपर्टी को बैंक अपना पर्सनल यूज के लिए यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंटिंग इनकम उससे नहीं कमा सकता है, वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आया जून 2015 में। यहाँ में आपका सारा क्वेश्चन भी हो जा रहा है, सारा प्रोविजन भी हो जा रहा है, इससे ज्यादा बैंकिंग रेगुलेशन देखने का दरकार नहीं है। आपका 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा और आराम से आप लिख देंगे। देखिए, जून 2015 में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। माने आरबीआई का पावर क्या है अपॉइंट करने का एडिशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आंसर में आते देखिए। If RBI's opinion that it is necessary for the interest of public or interest of banking company or interest of depositor, यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है, किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, बैंकिंग कंपनी का इंटरेस्ट के लिए, या डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए, यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है टू प्रोटेक्ट क्या चीज करने के लिए, यदि यह नेसेसरी है किसके लिए, पब्लिक के लिए या बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए। डिपोजिटर मीन्स बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है पब्लिक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए, तब आरबीआई अपॉइंट वन और मोर एडिशनल डायरेक्टर, एक और एक से ज्यादा एडिशनल डायरेक्टर आरबीआई कर सकता है। लेकिन आरबीआई को लगना चाहिए यह जरूरी है किसके लिए, पब्लिक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए, तब आरबीआई एक और एक से ज्यादा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। कोई इशू नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस मैक्सिमम 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मैक्सिमम वो 3 साल तक काम करेगा, उसके बाद उसके पास राइट नहीं है काम करने का। मैक्सिमम एडिशनल डायरेक्टर 3 साल तक कर सकता है जो आरबीआई अपॉइंट कर रहा है। सीधा सा बात है, आरबीआई को लगना चाहिए जरूरी है पब्लिक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए, तब आरबीआई एक और एक से ज्यादा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, पर वह एडिशनल डायरेक्टर मैक्सिमम 3 साल तक काम ही कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। ठीक है, 2017 दिसंबर में आया है। क्वेश्चन क्या चीज पे बेस है, आरबीआई पावर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। क्या आरबीआई का पावर है कोऑपरेटिव बैंक में इंस्पेक्शंस करने का या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन ये था। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा कि आरबीआई का पावर है कोऑपरेटिव बैंक में इंस्पेक्शन करने का या नहीं। देखिए, क्वेश्चन को जूम कर रहा हूँ, पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरियस कंप्लेंट have been made against the activities of a cooperative banking company to the effect that if unchecked, the shareholder, depositor and other will suffer heavily, and the complaint request for the appointment of director by RBI। मीन्स बोला गया है कि बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कोऑपरेटिव बैंक के एक्टिविटीज में, और यदि उसको चेक नहीं किया जाता तो शेयर होल्डर, डिपोजिटर और अदर्स बहुत ज्यादा लॉस सफर करते हैं।
उसके लिए रिक्वेस्टेड किया गया आरबीआई को कि एक डायरेक्टर को आप अपॉइंट करो। ठीक है, आरबीआई को रिक्वेस्ट किया गया कि कोऑपरेटिव बैंक का बहुत कंप्लेन आ रहा है, उसके रिगार्ड में आप एक डायरेक्टर अपॉइंट करो जो चेकिंग करेगा। ठीक है, अब डिस्कस वेदर द रिजर्व बैंक हैज एनी पावर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक to ascertain the truth or otherwise in the complaint and to appoint director in the cooperative bank under the banking regulation act। बोलता गया है कि आप बताइए कि आरबीआई के पास पावर है कि किसी को अपॉइंट करके इंस्पेक्ट कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक का रिकॉर्ड को सच जानने के लिए। मीन्स कोऑपरेटिव बैंक का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ट्रूथ पता चल जाएगा। ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक अपना कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। सीधा सा बोलना ये क्वेश्चन में चाहता है, यदि आरबीआई के पास पावर है किसी को माने आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का या नहीं। सीधा सा बात में, ठीक है, आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव जो बैंक है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके जो कहाँ गड़बड़ है उस गड़बड़ को निकालने का, ट्रूथ को निकालने का, या कोऑपरेटिव बैंक अपना कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, आंसर में आ जाइए। आंसर में बोलता है आरबीआई पावर रिगार्डिंग इंस्पेक्शन। सिंपल सा भाषा में लिखा हुआ है द आरबीआई हैज पावर टू डू इंस्पेक्शन द रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक होगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द आरबीआई हैज पावर टू डू इंस्पेक्शन द रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑब्लिक सोसाइटी फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। माने सीधा सा बात है, आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव बैंक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आरबीआई चेक कर सकता है। आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट वह चेक कर सकता है और उसके लिए ये प्रोसीजर है, फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, देखिए वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू आरबीआई। आगे वेरीफाई करेगा जो करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट में क्या चीज करेक्ट है क्या चीज इनकरेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई को दिया है उसमें निकालेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन, आगे ये निकालेगा कि वो जो स्टेटमेंट है और जो इन्फॉर्मेशन वो आरबीआई को दिया है उसमें सही क्या चीज है गलत क्या चीज है। फिर क्या है दूसरा प्रोसीजर, क्या है ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथराइज पर्सन विच आरबीआई थिंक नेसेसरी। मीन्स वह कोई भी ऑथराइज पर्सन जो कोऑपरेटिव बैंक का है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है यदि उसको लगे वह जरूरी है इंस्पेक्शन के लिए। समझ में आए, माने आरबीआई या इंफॉर्मेशन ले सकता है यदि उसको लगता है, किससे लेगा, ऑथराइज पर्सन, कोऑपरेटिव बैंक का ऑथराइज पर्सन से यदि कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आरबीआई ले सकता है। तीसरा बोलता है सिक्योरिंग कंप्लायंस विच इज नेसेसरी एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। मानने कोऑपरेटिव बैंक को बोल देगा कि ये कंप्लायंस करो और कोऑपरेटिव बैंक उस कंप्लायंस के लिए करने के लिए बाउंड है, माने कंप्लायंसेस के लिए भी बोल सकता है। चौथा है देखिए इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑथराइज पर्सन ऑब्लिक डायरेक्टर ऑब्लिक पार्टनर टू फर्निश ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू आरबीआई। मीन्स ये ड्यूटी ऑथराइज पर्सन का जो आरबीआई डॉक्यूमेंट्स मांगेगा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वह देना पड़ेगा। देखिए बोलना क्या चाह रहा है मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, आरबीआई के पास पावर है वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स कोऑपरेटिव बैंक का इंस्पेक्शन कर सकता है। मीन्स आरबीआई के पास इंस्पेक्शंस का पावर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वह इंस्पेक्शंस कर सकता है। आरबीआई के पास इंस्पेक्शंस का पावर है रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स का रिकॉर्ड्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है आरबीआई। उसके लिए वो ये बेसिक्स प्रोसीजर यही है, सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन जो कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई को सबमिट किया है उसमें से सही और गलत क्या है वो सबसे पहले निकालेगा। उसके बाद यदि कोई इन्फॉर्मेशन उसको जरूरी लगता है वो ऑथराइज पर्सन से ले सकता है कोऑपरेटिव बैंक का। उसके बाद यदि कोई कंप्लायंस लगता है आरबीआई को तो वह कोऑपरेटिव बैंक को करने के लिए बोल सकता है सिक्योर कंप्लायंसेस विच इज नेसेसरी एज पर द आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से यदि लगेगा तो आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को करने के लिए बोल सकता है और उस ऑथराइज पर्सन का ड्यूटी है कि आरबीआई को वो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वह देगा। सीधा सा बात। अब क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं। सीधा से यहां ये बोलना चाहता है, देखिए वेदर द रिजर्व बैंक has any power to inspection the record of the cooperative banks।
क्या रिजर्व बैंक के पास पावर है, इंस्पेक्शन कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक का रिकॉर्ड्स? तो आप आंसर में बोलेंगे हाँ, यस, रिजर्व बैंक के पास पावर है, कोऑपरेटिव बैंक्स का रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके लिए बेसिक 4 प्रोसीजर है। पहले स्टेटमेंट ऑन इंफॉर्मेशन में वो करेक्टनेस निकालता है, उसके बाद ऑथराइज पर्सन से इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बाद यदि उसको कोई कंप्लाइंसेस लगता है करना चाहिए आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से, तो वह कोऑपरेटिव बैंक को बोलेगा कि आप ये कंप्लाइंसेस कीजिए, और ऑथराइज पर्सन बाउंड है आरबीआई को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आए जो दिसंबर 2014 में आया है। देखिए क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए बोलता है मिस्टर अनुज इज अ डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर अनुज क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज मिसकंडक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्मिनेट हिज सर्विस। उन्होंने किसी डिपोजिटर के साथ मिसकंडक्ट किया था, उसके कारण रिजर्व बैंक ने उनकी सर्विस से उन्हें टर्मिनेट कर दिया, मतलब उनकी सर्विस से उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाल दिया। ठीक है, सिंपल सा बात है। मिस्टर अनुज एसबीआई के डायरेक्टर है, वह किसी कस्टमर के साथ, किसी डिपोजिटर के साथ मिसबिहेव किया और आरबीआई ने उस ग्राउंड में उसे नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, मीन्स यहाँ बोलना चाहता है मिसकंडक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, माने डिपोजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपोजिटर के साथ वो मिसकंडक्ट कर रहे होंगे, उसी ग्राउंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी नौकरी से हटा दिया। अब क्वेश्चन बोलता है डिसाइड वेदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डू सो अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि एसबीआई का डायरेक्टर को वह उसकी नौकरी से निकाल सकता है? सिंपल सा बात बोलता है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, डायरेक्टर को उसकी नौकरी से निकाल देगा यदि वह कोई डिपॉजिटर के साथ मिसकंडक्ट करता है? तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब आंसर देखिए, आरबीआई कैन टर्मिनेटेड एनी डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, एनी बैंक, बैंक मतलब एनी बैंक, when RBI is opinion that her termination is necessary to the interest of depositor or securing proper management of banking company। यदि RBI को लगता है कि डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए, चीज को समझिए, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आरबीआई किसी भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय का बैंक को उसकी नौकरी से निकाल सकता है फॉर द, माने डिपोजिटर का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, माने प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए, डिपोजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सीधा सा बात लैंग्वेज में ये बोलना चाहता है कि आरबीआई कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग कंपनी, मैंने बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर और एम्प्लॉय को उसकी नौकरी से निकाल देगा यदि उसको लगेगा वह जरूरी है डिपॉजिटर को बचाने के लिए या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए उसको नौकरी से निकालना जरूरी है। डिपॉजिटर इंटरेस्ट और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का बचाने के लिए आरबीआई को लगता है कि किसी डायरेक्टर और एम्प्लॉय को उस बैंक नौकरी से निकालना है तो आरबीआई निकाल सकता है। सिंपल सा बात है। हाउएवर सच पर्सन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। दो आरबीआई निकालने से पहले उसको बुलाएगा, पूछेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब बताइए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड जरूर देगा। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उस जिसको नौकरी से निकाल रहा है उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देगा। एंड वह पर्सन, सच पर्सन मेड फर्दर अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वह पर्सन के पास भी अधिकार है कि वह 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपील कर सकता है। देखिए बोलना क्या चाहता है प्रोविजन में, बोलता है आरबीआई यदि कोई बैंक का डायरेक्टर और एम्प्लॉय कस्टमर के साथ गलत बिहेवियर करता है तो आरबीआई उसको उसकी नौकरी से निकाल सकता है। 2 ग्राउंड में आरबीआई उसको उसकी नौकरी से निकाल सकता है। एक, फॉर डिपोजिटर, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, मतलब डिपोजिटर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का मैनेजमेंट को बचाने के लिए, माने प्रॉपर मैनेजमेंट, यदि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए निकाल सकता है यदि उस ग्राउंड में कोई बदमाशी कर रहा है, या डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए यदि डिपोजिटर को कोई नुकसान हो रहा है तो उस ग्राउंड में आरबीआई उसको निकाल सकता है। लेकिन निकालने से पहले उसको बुला के पूछेगा, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देगा उसको। मीन्स अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मीन्स उसको बुला के पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या, आप ऐसा क्यों किए। जेन्युइन रीजन होगा तो समझेगा, लेकिन जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो 2 केस में
इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, माने डिपॉजिटर को बचाने के लिए और मैनेजमेंट बैंकिंग कंपनी का मैनेजमेंट को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए आरबीआई किसी भी बैंक का डायरेक्टर और एम्प्लॉय को उसका नौकरी से निकाल सकता है। दो उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दिया जाएगा, लेकिन जिसको निकाला गया है वह 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील फाइल कर सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का मैंने जितना क्वेश्चन करा है आप उतना कर लीजिएगा। आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मैं फर्दर रेगुलर आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाते रहूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में फेमा एक्ट 1999 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट कुछ बोल रहा हूं, उस चीज को समझ लीजिए, फिर मैं चैप्टर पे डायरेक्टली आ जाऊंगा और डायरेक्टली पढ़ाऊंगा चैप्टर को। ठीक है, 2 मिनट कुछ बोलूंगा, आपको समझाऊंगा, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा सुन लीजिए, आप अच्छी तरह मोटिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, सीएमए कोर्स टफ उसी के लिए है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सीधा सा बात है। बहुत जन बोलते हैं कि सीएमए कोर्स टफ है, सिंपल सा चीज है, टफ उसके लिए है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, वो एकदम 100% पास करेगा, उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट क्लियर है कि हम पास हो जाएंगे। और यदि माइंडसेट आपका क्लियर है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप 100-200% पास हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो बिलीफ सिस्टम अपना डगमगाने मत दीजिएगा, एकदम जब भी बुक्स खोलो एकदम ये सिस्टम रखिए कि एकदम माइंडसेट ये रहेगा, हम 100% पास करेंगे। बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या होगा ना, जैसे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप अपने आप को पुश ऑन करेंगे पढ़ने के लिए। चीज को समझिए, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को खुद आप पुश ऑन करना चालू कर देंगे यदि बिलीफ सिस्टम आपका अपने ऊपर होगा, और आपका सक्सेस एकदम आप ही के हाथों में है। याद रखिएगा, आपका सक्सेस आपके हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। तो बिलीफ सिस्टम मत डगमगाने दीजिएगा अपना, याद रखिएगा, चीज को समझिए। यदि भरोसा भगवान पे करोगे तो वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में है, लेकिन भरोसा खुद पे करोगे तो भगवान भी आपकी तकदीर ऐसा बनाएगा जैसा आप चाहोगे। समझ में आ रहा है बात को? तो भरोसा रखना, भगवान भी देखता है कि बंदा को खुद पे भरोसा है, इसका तो हम सक्सेस देंगे ही देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक में आ रहा हूं। ठीक है, फेमा एक्ट, चीज को समझिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, डगमगाने मत दीजिएगा। सिचुएशन टफ अप डाउन हो गई होगा, ठीक है, एक बाप हीरा बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा सिचुएशन अप डाउन होगा और पास कर जाओगे, भरोसा रखिएगा अपने आप पर। डायरेक्टली मैं चैप्टर पे आ रहा हूं, फेमा एक्ट। ठीक है, देखिए, मेनली इस एक्ट में दो चीज है। एक है एक्ट, आगे देखिए एक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, फेमा एक्ट का मीनिंग थोड़ा सा बेसिक्स मीनिंग में आपको समझा दे रहा हूं, फिर डायरेक्टली मैं चैप्टर पे आऊंगा। देखिए, फेमा एक्ट में बेसिकली अपने वही पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच कुछ ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट और मॉनिटर करता है इंडिया में आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इंडिया का दूसरा कंट्री के साथ यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रेगुलेट एंड मॉनिटर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया है। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यदि दूसरी कंट्री के साथ हो रहा है तो उसको रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ इंडिया में कुछ रूल्स बनाए हैं। उसी रूल्स का फॉलो अप करते हैं अपने, और मैनेजमेंट किया जाता है इस एक्ट में। तो देखिए, डायरेक्टली मैं टॉपिक में आ रहा हूं तो अब समझ में आएगा। फेमा एक्ट में बेसिकली दो चीज है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। देखिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है। अब देखिए, मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कुछ समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्लियरली कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए, ए ट्रांजैक्शन विच अल्टर एसेट एंड लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब समझिए, अल्टर मतलब होता है चेंज, कुछ चेंजेस बोलता है वह ट्रांजैक्शन जो आपका एसेट एंड लायबिलिटी में कुछ चेंजेस करता है। कहां पर? इंडिया के बाहर। किसका? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडियन आदमी का। सिंपल भाषा में, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का एसेट और लायबिलिटी में कुछ चेंज होता है। कहां पर?
बाहर में, इंडिया के बाहर यदि कुछ उसका जो एसेट एंड लायबिलिटी वो कुछ खरीदता है, अल्टर मतलब चेंज होना, मतलब खरीदना या बेचना, यदि इंडिया का आदमी इंडिया के बाहर कोई एसेट और लायबिलिटीज खरीदता है या बेचता है, तब उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। चीज को समझिए, एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। एक एसेट का एग्जांपल ले रहा हूं। रतन टाटा बाय ए हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा ने ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदा, तो क्या हो गया? अल्टर इन एसेट ऑफ इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया। रतन टाटा क्या है? इंडियन सिटीजन है, टाटा ग्रुप का चेयरमैन है, तो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन ने इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदा, तो चीज को समझिए, समझिए बात को। क्या हुआ? रतन टाटा ने मतलब इंडियन सिटीजन ने इंडिया के बाहर एक एसेट खरीदा, घर मतलब एसेट उसके लिए, तो क्या हो गया? अल्टर हो गया, एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसके कारण रतन टाटा का एसेट का वैल्यू बढ़ गया, मतलब कुछ चेंजेस हुआ उसका एसेट में, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब ऐसे ही बोला गया ट्रांजैक्शन विच अल्टर बोथ एसेट, या एसेट में अल्टर हो रहा है या लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, यदि किसी इंडियन सिटीजन का एसेट और लायबिलिटीज बढ़ता है या घटता है इंडिया के बाहर, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लायबिलिटी का एग्जांपल देखिए, टेकन लोन इन ऑस्ट्रेलिया बाय रतन टाटा, अल्टर इन लायबिलिटीज। रतन टाटा ने ऑस्ट्रेलिया में $10,000 का लोन ले लिया, तो क्या हो गया? वहां उसका बैलेंस शीट में लोन खड़ा हो गया 10,000 रुपया, लेकिन डॉलर में खड़ा हो गया, तो इंडिया के बाहर का खड़ा हो गया, तो उसका क्या हो गया? अल्टर हो गया, लायबिलिटीज बढ़ गया ना। अल्टर मतलब या बढ़ना या कमना। तो यदि किसी आदमी का, यदि इंडियन सिटीजन का एसेट और लायबिलिटीज इंडिया के बाहर बढ़ जाता है या घट जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सिंपल सा भाषा है, यदि किसी इंडियन सिटीजन का इंडिया के बाहर एसेट और लायबिलिटीज में कुछ बढ़ता है या घटता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अल्टर इन एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, और एक चीज है, ए ट्रांजैक्शन विच अल्टर एसेट एंड लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सिंपल सा खंड है, जो ऊपर अपने पढ़े उसका ऑपोजिट है। मतलब क्या? इंडिया के बाहर, चीज को समझिए, ए ट्रांजैक्शन विच अल्टर एसेट एंड लायबिलिटीज इन इंडिया, यदि इंडिया में कोई एसेट और लायबिलिटीज को खरीदता है या बेचता है, इंडिया के बाहर का आदमी, मतलब वैसा वैसा ऊपर जो पढ़े, इंडिया के सिटीजन के लिए इंडिया के बाहर यदि कुछ खरीद रहा है, और इंडिया के बाहर का ऑस्ट्रेलिया का आदमी यदि इंडिया में कुछ एसेट और लायबिलिटीज खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी जैसे जॉय बिडेन, अमेरिका का प्रेसिडेंट ने इंडिया में एक घर खरीद लिया, तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया का आदमी, अमेरिका का आदमी इंडिया में घर खरीद लिया, तो क्या हो गया कि जो इंडिया के बाहर वाला आदमी था उसका इंडिया में एक एसेट आ गया, तो अल्टर हो गया एसेट, उसका एसेट बढ़ा या घटा, तो इसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब इंडिया का आदमी यदि इंडिया के बाहर खरीदता है कुछ एसेट लायबिलिटी, या इंडिया के बाहर का आदमी इंडिया में कुछ एसेट लायबिलिटी खरीदता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब खंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। और एक चीज याद रखिएगा, लायबिलिटीज इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब आज के दिन लायबिलिटी बनी नहीं है लेकिन हमको लगता है वो लायबिलिटी बन सकती है, उसी को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे इनकम टैक्स में हमको लगता है कि इस साल मेरा टैक्स का डिमांड, आपका मेरा इनकम हो रहा है, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है साल तक कितना इनकम होगा हमको पता नहीं, लेकिन हो सकता है हमको लगता है कि 50 लाख कम इनकम कमा ले और 5 लाख का टैक्स आ सकता है, तो 5 लाख का जो कंटीजेंट लायबिलिटी बन सकती है, मतलब वह जो लायबिलिटी अभी बनी नहीं लेकिन हमको प्रोविजन लग रहा है कि बन सकती है, उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो सीधा सा बात है, करंट ट्रांजैक्शन में वह ट्रांजैक्शन जो आपका एसेट और लायबिलिटी को चेंज करता है, बढ़ाता है या घटाता है, या इंडिया के बाहर का आदमी का इंडिया में और इंडिया के आदमी का इंडिया के बाहर, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब देखिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन जरूर याद रखिएगा, सेक्शन 2 ही है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का है 2 देखिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, देखिए ए ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये तो बिंदास आप लिख दीजिएगा, वह ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट को छोड़ के है, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी को बढ़ाने घटाने वाला ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यदि वो होगा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में घुस जाएगा। एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या बोला गया, स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, देखिए स्पेसिफिकली नोट्स को देखिए, आपको समझ में आएगा क्या बोला गया है। देखिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, पहले तो आप लिख देंगे कि ये ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स, सबसे पहला है पेमेंट ड्यू
फॉरेन ट्रेड, अदर करेंट बिजनेस, सर्विस, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब समझिए, मैंने बाहर से कुछ माल, इंडिया में इंडियन सिटीजन हूं, मैंने इंडिया में कुछ माल इंपोर्ट किया है बाहर से, मतलब ट्रेडिंग की है, कुछ माल मैंने ट्रेडिंग के थ्रू मंगाया है, तो उसका पैसा ड्यू है, हमको देना पड़ेगा। जिससे माल मंगाया है मैंने, जिस क्रेडिटर से माल मंगाया है उधार में, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, जो ऑर्डिनरी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने जो ट्रेडिंग की है, या कोई सर्विसेज लिए, मैंने कुछ कंसल्टेंसी सर्विस ली बाहर के, या मैंने कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ क्वेरी की, बिजनेस रिलेटेड कुछ सर्विसेज ली, या कोई बिजनेस किया बाहर के आदमी के साथ, उसका पैसा ड्यू देना है। बाहर के फॉरेन आदमी के साथ हम लोग ने कोई केपीओ बीपीओ का कुछ बिजनेस किया था, उसका पैसा देना था, वो समझ में आया। यदि कुछ ट्रेडिंग का पैसा हुआ, या कुछ सर्विसेज का पैसा हुआ, या अदर कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी मैंने ली है, किसी बाहर के फॉरेन बैंक से मैंने कुछ क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, उसका कुछ इंटरेस्ट या कुछ पैसा देना है, सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब चिंता से याद रखिएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व है, कुछ ट्रेडिंग, यदि किसी से आपसे ट्रेडिंग किए हो, या कोई चीज का कंसल्टेंसी सर्विस, कुछ ट्रेडिंग किए हो, या कुछ सर्विसेज लिए हो, या कुछ बैंक का इंटरेस्ट वगैरह देना है, उसका सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। पहला देखिए पेमेंट ड्यू, दूसरा लिखिए क्या लिखा है, पेमेंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि मैंने कोई फॉरेन बैंक से कुछ लोन लिया है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना है, पेमेंट ड्यू है मेरे को देना है, बैंक का लोन पे इंटरेस्ट देना है मेरे को, तो उसका यदि पैसा, ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। रेमिटेंस देखिए, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, पर्सनल, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रेसिडिंग अब्रोड। यदि मेरे माँ बाप इंडिया के बाहर रहते हैं और मैं उसे खर्चा भेजता हूं हर महीना, तब वो हो जाएगा मेरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। पेरेंट्स लोग बाहर रहे या ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, जो भी हो, मेरे पेरेंट्स यूएस में रहते हैं, मैं यहाँ इंडिया में रह रहा हूं, तो उन लोगों को, या मेरा भाई वहां पढ़ने गया है यूएस और मैं उसको मंथली पढ़ने के लिए पैसा भेज रहा हूं, तो सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। एक्सपेंसेस, और लास्ट देखिए एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ स्पाउस एंड पेरेंट्स। स्पाउस एंड पेरेंट्स का कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूं, उनको, उसके लिए मैं उसे यूएस या ऑस्ट्रेलिया दिखाने के लिए गया, वहां के डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं, तो भी ये हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मीनिंग को समझिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आपका एसेट एंड लायबिलिटी में कुछ चेंजेस करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, उसको छोड़ के जितना ट्रांजैक्शन हो जाएगा, सब हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लिखिएगा, आपने कुछ बाहर से ट्रेडिंग की, उसका पैसा देना है, कुछ कंसल्टेंसी सर्विस ली, उसका पैसा देना है, बाहर कंट्री से मैंने कुछ लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट हमको देना है, या मेरे माँ बाप गए हैं फॉरेन में, कुछ मैंने मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसका हमको पैसा भेजना है, या मेरा भाई पढ़ने गया है फॉरेन में, उसका हमको पैसा देना है। समझ में आया? चीज को समझिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कुछ एसेट एंड लायबिलिटी में चेंजेस होना चाहिए, उसके अलावा जितना खर्चा आ जाएगा ना, सब आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आगे देखिए पर्सन्स, ये बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, उसके बाद ये पर्सन, एकदम 3 क्वेश्चन तो एकदम छपा हुआ रहता है एग्जाम पेपर में आपका। ठीक है, पर्सन को देखिए, सेक्शन 2U, पर्सन क्या बोलता है, पर्सन इंक्लूड्स, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, याद रखिएगा क्या क्या चीज इंक्लूड्स है। देखिए पहला है एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, हम और आपकी तरफ जो जीने वाला आदमी है उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, जीता जागता इंसान। प्लस HUF, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो अपने बनाते हैं, उसको बोलते हैं HUF। ठीक है, तीसरा बोलता है कंपनी और एक फॉर्म। ये चार्ट हो तो आपको याद ही रहेगा, इंडिविजुअल मेरे और आपकी तरह जीता जागता आदमी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो अपने बनाते हैं बुक्स में। ठीक है, जिसमें कर्ता को हेड बना देते हैं। तीसरा है कंपनी और चौथा है फॉर्म। ये तो 4 याद रहेगा, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड फॉर्म। पांचवा देखिए AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोग जो है अपने ग्रुप में ही, छोटा छोटा 10-15 आदमी मिलके अपना ग्रुप में ही, अपना ग्रुप का एक एसोसिएशन बनाते हैं कि वो ग्रुप का आदमी लोगों का, मेंबर्स का प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा, सोसाइटी की तरह। ठीक है, कि अपना मेंबर्स लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मेंबर्स लोगों को लोन देंगे, उनको सुविधा देंगे, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यदि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो वह भी पर्सन में आ जाएगा। और एक तो है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो आर्टिफिशियल है मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है, नेचुरल पर्सन तो आया ही, और उसके बाद
नॉन नेचुरल पर्सन भी आ गया। नॉन नेचुरल पर्सन में क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब कोर्ट। समझ में क्या क्या है? देखिए, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी फॉर्म, ये चार्ट हो तो याद रहेगा, एओपी 5, ये 5 एकदम आपको याद रहेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी फर्म और एओपी। और इंडिविजुअल में क्या था? नेचुरल पर्सन था, तो नॉन नेचुरल पर्सन भी आ जाएगा। और नॉन नेचुरल पर्सन में क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको बोलते हैं कोर्ट। और इसके हिसाब से ये जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी, इनका यदि कोई एजेंसी है, कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच ऑफिस है, उसको भी पर्सन मान लेते हैं। समझ में आया? यदि कंपनी का कोई ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच ऑफिस ये सब रहेगा तो भी पर्सन मान लिया जाएगा। सीधा सवाल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी फर्म, एओपी 5 तो याद रहेगा। और इंडिविजुअल क्या? नेचुरल पर्सन है, तो नॉन नेचुरल पर्सन लाइक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कोर्ट है वो भी आ जाएगा। और कोई एजेंसी, यदि इन रेस्पेक्ट आदमी लोगों का कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह रहेगा कहीं, तो उसको भी पर्सन मान लेंगे। आगे देखिए, ये बहुत जरूरी है। ये जो प्रोविजन है ना, एग्जाम में आपका एकदम आता ही आता है इससे क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेक्शन 5। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में बोला गया सेक्शन 5 में कि कुछ ट्रांजेक्शन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया है, मतलब वह ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो जितना भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देता है। किससे? इन कंसल्टेंट विद द आरबीआई। आरबीआई से कंसल्टेंसी लेके कुछ ट्रांजेक्शंस को प्रोहिबिटेड कर देता है। देखिए यहां पर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन विद कंसल्टेंट विद आरबीआई ऑन सर्टेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, लिखा है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों में होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है जिस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में चाहे। तो देखिए अब इस चीज को समझिएगा, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन मतलब इस ट्रांजेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब ये ट्रांजेक्शन तो कर ही नहीं सकते हम लोग। यदि करेंगे तो फेमा एक्ट में फाइन, पेनल्टी, जेल सब हो जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है। उसके बाद क्या शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, और कुछ क्या है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। यदि ये सब आप काम करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, बिना परमिशन के काम नहीं कर सकते हैं। और ये वाला बोला गया है अप्रूवल ऑफ आरबीआई रिक्वेस्ट, यदि इस शेड्यूल में जो दिया है वो काम करेंगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्रोहिबिटेड, ये तो मना ही मना है। देखिए प्रोहिबिटेड में आप पढ़िए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए प्रोहिबिटेड क्या क्या है, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। मैंने लॉटरी में 1 करोड़ जीत गया और मैं इंडिया के बाहर 50 लाख भेज दिया मेरे भाई को, वहां पर बोला कि तुम रख लो, ये नहीं भेज सकते हैं, प्रोहिबिटेड है। लॉटरी से जीता हुआ पैसा आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। इनकम फ्रॉम रेसिंग और राइडिंग, जो रेस जो है, रेस भी एक प्रकार का लॉटरी टाइप ही होता है। रेस कोर्स में जो पैसा जीता हुआ है उसको भी हम बाहर जाके नहीं कर सकते। मतलब हम यहाँ पर रेस में पैसा जीत गए और जाके इंडिया से बाहर हम एक तो बंगला खरीद लिए, माने फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, वो अलाउड नहीं करेगा, प्रोहिबिटेड है। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, हम जाके अमेरिका में जाके लॉटरी टिकट वगैरह खरीदेंगे इंडियन मनी से, वो भी प्रोहिबिटेड है। तो ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसल्ट विद आरबीआई। ठीक है, इस चीज को, ये प्रोहिबिटेड, ये आप कर नहीं सकते। एग्जाम में आया, ये किया है वो आदमी, ये प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, नहीं कर सकता है वो। रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, लॉटरी विनिंग का पैसा नहीं भेज सकता है, हॉर्स रेस और राइडिंग का पैसा नहीं भेज सकता है, और लॉटरी टिकट को परचेज नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन याद रखिएगा, सीधा सा बात है, लॉटरी विनिंग और लॉटरी टिकट और रेस हॉर्स का पैसा नहीं भेज सकता है वो बाहर। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है। अब देखिए अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, इस ट्रांजेक्शन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके काम कर सकते हैं। आप कल्चरल टूर, यदि कल्चर टूर के लिए आपको बाहर जाना है, अब जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आप कल्चर टूर में जाइए, खर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट, फॉरेन न्यूज़पेपर में हम अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं कि मेरा कंपनी ऐसा ऐसा, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी एक्सीडिंग $1 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स। मैं अमेरिका में स्पोर्ट्स हो रहा है, वहां पर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्पॉन्सर करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। ठीक है, 1 लाख रुपया तक कर सकता हूं, उसके लिए मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। लेकिन जहां मैं 1 लाख से ज्यादा स्पॉन्सर करूंगा मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। याद रखिएगा, यदि मैं स्पॉन्सरशिप दे रहा हूं इंडिया के बाहर, यूएस वगैरह में, 1 लाख
से ज्यादा डॉलर का, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। लेकिन कुछ केस में नहीं लगता है। किस में नहीं लगता है? यदि स्पॉन्सरशिप इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज देता है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशन का जो मेरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या स्टेट का मेरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल बॉडी में जो मेरा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो गवर्नमेंट बॉडी है, यदि लोग करेगा तो उन लोगों को स्पॉन्सरशिप फ्री है। उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि खुद वो तो गवर्नमेंट बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से अप्रूवल थोड़ी लेगा। लॉजिक को समझिए। तो सीधा सा बात है, यदि इस ट्रांजेक्शन में आप फॉल करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ आरबीआई रिक्वायर्ड। यदि आप शेड्यूल 3 वाला ट्रांजेक्शन में आते हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या है? फॉरेन ट्रैवल ऑन प्राइवेट और ऑफिशियल ट्रिप। यदि आप फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हो, मन से घूमने जा रहे हो, या ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हो, भैया आरबीआई का परमिशन लेके जाइए। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो फॉरेन में, आरबीआई का परमिशन ले लीजिए। डोनेशन दे रहे हो, एकदम आरबीआई का परमिशन ले लीजिए। या बाहर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो जाके, या कोई देश में आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, तो आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, इस चीज में आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। काम खत्म। 3 ठो चीज बोला गया, ये ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, ये सब में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लीजिए, और इस चीज में आप आरबीआई का अप्रूवल लीजिए। सिंपल सा चीज है, एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, वो अपने पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का बेसिक मीनिंग जानते हैं, वह ट्रांजेक्शन जो आपका असेट एंड लायबिलिटी को अल्टर करता है। ठीक है, असेट एंड लायबिलिटी में क्या क्या कवर है यहाँ पर देखिए। असेट में बेसिकली बोला गया है फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी मतलब फॉरेन कंपनी का शेयर, और प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड। ठीक है, ये चीज बोला गया है। अब देखिए क्या है रूल्स में, मैं डायरेक्टली आ रहा हूं। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में परमिशन देता है कि आप कर सकते हो विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कुछ मतलब सीधा सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्टेंट करके कुछ कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस का परमिशन देता है, और कुछ कुछ ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिटेड बोल देता है, मतलब उसका परमिशन नहीं देता है। तो मतलब सीधा सा बात है, कुछ कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस का परमिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस का परमिशन नहीं है। ठीक है, देखिए परमिशंस में क्या है, सबसे पहले बोला गया है परमिसेबल टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट के लिए क्या परमिशंस है। ठीक है, देखिए एक बार प्रोविजन पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। ए पर्सन रेसिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट और ट्रांसफर इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ओनली, मतलब बोलता है पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया है, मतलब इंडियन सिटीजन फॉरेन कंपनी, फॉरेन करेंसी में पैसा लगा सकता है, माने खरीद सकता है। इन्वेस्ट मतलब बाय, ट्रांसफर मतलब सेल, सीधा सा बात है। तो बोलता है इंडियन सिटीजन फॉरेन करेंसी को खरीद सकता है, फॉरेन सिक्योरिटी को खरीद सकता है, या फॉरेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है ओनली इफ, यदि यह कंडीशन होगा तो। कंडीशन क्या देखिए, ओनली सच फॉरेन करेंसी इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired when he was resident outside India, मतलब वह फॉरेन करेंसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जब खरीदा गया तब वह इंडियन सिटीजन, इंडिया का रेसिडेंट नहीं था, मतलब उस कंट्री का रेसिडेंट था। मतलब चीज को समझिए, यदि ऑस्ट्रेलिया में, सपोज अमेरिका में मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, तो मैं वहां इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं अमेरिका में, और अमेरिका का इमूवेबल प्रॉपर्टी पर समझे आगे, मैं अमेरिका में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये बोला गया है जब प्रॉपर्टी खरीदा जाएगा तब मैं अमेरिका का सिटीजन रहूंगा तब, या मेरे फोर फादर, मेरे इनहेरिटेंस लोग वहां के सिटीजन होंगे। देखिए प्रोविजन में क्या लिखा है, ओनली इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड व्हेन ही वाज रेसिडेंट, मतलब बोलते हैं ओनली इफ सच फॉरेन करेंसी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तब क्या था, मैं रेसिडेंट था उस कंट्री का, या और हिज इनहेरिटेंस मतलब मेरे पापा लोग, मेरे फोर फादर लोग who was resident of outside India, मतलब इंडियन सिटीजन फॉरेन करेंसी में या फॉरेन
में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एक ही कंडीशन में खरीद सकता है, जब प्रॉपर्टी खरीदा गया हो तब इंडियन सिटीजन वहां का रेसिडेंट हो या इंडियन सिटीजन के इनहेरिटेंस लोग वहां के रेसिडेंट हो। सीधा सा बात है, वह कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिसेबल है, मतलब वह इमोबल प्रॉपर्टी मेरे को परमिसेबल है, मतलब हम फॉरेन में इमोबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, जब प्रॉपर्टी खरीदा गया तब वहां के हम सिटीजन होंगे, हम नहीं होंगे कोई बात नहीं है, मेरे फादर्स लोग, मेरे इनहेरिटेंस लोग वहां के सिटीजन होंगे। मतलब सीधा सा बात है, फॉरेन में माने इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन करेंसी में या फॉरेन सिक्योरिटी में या इमोबल प्रॉपर्टी में फॉरेन का तभी अलाउड है, मतलब तभी रख सकता है इंडियन सिटीजन, यदि वो प्रॉपर्टी जब खरीदा गया हो तब वह सिटीजन उस कंट्री का, तब वह इंडियन सिटीजन उस कंट्री का रेसिडेंट हो। चीज को समझिए, सपोज मैं यूएस में रहता था, 5 साल यूएस में रहा, ठीक है, चीज को समझिए, मैं एकदम एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चीज को समझिए, सपोज मैं यूएस गया 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के काम के लिए, टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट का काम था, बीपीओ का, मैं वहां गया यूएस में 5 साल काम किया। मैंने क्या किया, जब मैं काम कर रहा था यूएस में, मैंने एक प्रॉपर्टी वहां खरीद ली, मैंने वहां 5 साल 6 साल रहा, तो वहां जब मैं रेसिडेंट हो गया वहां का, मैंने रेसिडेंसी ले ली, मेरे को लग रहा था कि मैं टीसीएस में वहीं काम करूंगा फ्यूचर में, मैंने वहां का रेसिडेंसी ले लिया था और ग्रीन कार्ड भी ले लिया था, ठीक है। मैंने वहां एक प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर मुझे क्या हुआ, 2 साल बाद इंडिया में बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वापस इंडिया आ गया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आज के दिन यूएस में पड़ी है। तो क्या हुआ, जब मेरी प्रॉपर्टी खरीदी गई तब मैं क्या था, उस कंट्री का रेसिडेंट था, जब मैं खरीदा था मैं रेसिडेंट था, प्लस यदि मैं रेसिडेंट नहीं रहूंगा तो कोई भी बात नहीं, लेकिन मेरे इनहेरिटेंस लोग वहां के रेसिडेंट होंगे तो भी काम हो जाएगा। मतलब इंडियन आदमी को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब इंडियन आदमी को वही कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिसेबल है जब, यदि मोबाइल प्रॉपर्टी जब वो खरीद रहा है तब वह वहां का रेसिडेंट होगा उस कंट्री का या उसके इनहेरिटेंस होंगे। यही चीज सेम ऑपोजिट है फॉरेनर वाला लोगों के लिए। मतलब देखिए, परमिसेबल टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब ये क्या चीज है, रेसिडेंट होगा, टी हो गया, ठीक है। ये दिया गया है कि जो इंडिया से बाहर जो रहते हैं, माने यूएस के आदमी लोग इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वही सेम कंडीशन है कि वह यदि इंडिया के सिटीजन हो, जब प्रॉपर्टी खरीदा गया तब यूएस वाला आदमी इंडिया का सिटीजन हो, यूएस वाला आदमी नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, उसके इनहेरिटेंस इंडिया के सिटीजन हो गए, मतलब उसका सेम अपोजिट है ये, ठीक है। ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्ट ट्रांसफर इन इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया ओनली इफ सच इंडियन करेंसी मोर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, जब खरीदा गया व्हेन ही वाज रेसिडेंट इन इंडिया और हिज इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, मतलब कर नहीं सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई कोई इसका परमिशन नहीं देता है, करोगे तो पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, ठीक है। चिट फंड, या देखिए ये क्या बोलता है, प्रोहिबिटेड टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब ये किसके लिए प्रोहिबिटेड है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर रहता है, रेसिडेंट होगा, टी होगा यहाँ, ठीक है। जो इंडिया से बाहर माने यूएस वाला आदमी आके इंडिया में चिट फंड में पैसा नहीं लगा सकता है, निधि कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं लगा सकता, ये प्रोहिबिटेड है, मतलब ये इंडियन, ये क्या है, इंडियन बेस एक्टिविटी है, इसीलिए प्रोहिबिटेड है। तो चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सिर्फ इंडियन सिटीजन ही पैसा लगा सकता है, बाहर का आदमी पैसा नहीं लगा सकता है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा सा 2 मिनट का चीज को समझ लीजिए। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब वह आदमी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में बोले गए यदि वह 182 दिन से ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रहा है, मतलब वह इंडियन सिटीजन, वह इंडिया का आदमी, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब 182 दिन से ज्यादा वह इंडिया में रहा हो पिछला साल। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मींस ए पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इंडिया, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है वो आउटसाइड इंडिया का रेसिडेंट है। और ये चीज याद रखिए, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इज परमिटेड टू रिटर्न इन एग्रीगेट फॉरेन करेंसी नॉट एक्सीडिंग यूएस डॉलर 2000, मतलब इंडियन आदमी 2000 यूएस डॉलर तक रख सकता है या उसके इक्विवेलेंट में करेंसी नोट या बैंक नोट रख सकता है, उससे ज्यादा 2000 डॉलर से ज्यादा का परमिशन नहीं है उसे रखने का, उससे ज्यादा रखेगा तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, समझता है। 2000 डॉलर तक आप रख सकते हो। टॉपिक इतना ही है आज, थैंक यू। गुड इवनिंग।
आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर, लॉ रिलेटिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन इससे एकदम कंपलसरी आता ही आता है। और मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उसके अलावा आप एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मत कीजिएगा। मैं पूरा चैप्टर का जो एग्जाम में अभी तक जितना क्वेश्चन आया सारा करा दे रहा हूँ और पूरा अच्छा कंसेप्चुअली कराऊंगा, ठीक है। देखिए, टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, टू द पॉइंट लिखना है और टू द पॉइंट याद करना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस चैप्टर में। चैप्टर को जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा और कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस को करने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, इसके बेस पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आया मैं डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा। मींस एक इंश्योरेंस बिजनेस को चलाने के लिए कितना पूंजी चाहिए, सिंपल भाषा में कितना कैपिटल चाहिए एक इंश्योरेंस बिजनेस को चलाने के लिए। देखिए, दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दिखा भी रहा हूँ, 2017 दिसंबर में और 2016 दिसंबर में। देखिए, 2017 दिसंबर का मैं क्वेश्चन को आपको जूम भी कर रहा हूं, देखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2017 दिसंबर का। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एज अमेंड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, state the norms in respect of paid up capital for carrying out the business of an insurer. Also state the item that are excluded in determining the amount of paid up capital of the insurer under the said act. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं, आप अगर पढ़ लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूं। X, a newly established insurance company, started the business of health insurance. It decided to get himself registered with the paid up capital of 99 crore, excluding the preliminary expenses incurred during the formation and registration. Examine in the light of Insurance Act 1938 whether X can be registered and can conduct the insurance business. ठीक है, आगे हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं। देखिए, मैं प्रोविजन को जूम कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन के आंसर में आऊंगा। बोलता है पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस को चलाने के लिए इतना कैपिटल तो मिनिमम चाहिए, यानी इससे कम कैपिटल होगा तो वह कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है। मींस मिनिमम कैपिटल इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। यदि आपको एलआईसी का बिजनेस करना है या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस मींस इंश्योरेंस व्हीकल्स, गाड़ी का व्हीकल्स का इंश्योरेंस करना, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करना एटसेट्रा, और लाइफ मतलब जिंदगी, पर्सन्स, आदमी का इंश्योरेंस करना। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को करेंगे तो मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए। यदि कंपनी के पास 100 करोड़ का कैपिटल नहीं है तो वह कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी नहीं कर सकती है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है। मीन्स यदि किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का कैपिटल नहीं है तो वह कोई भी इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है, सिंपल भाषा में। अब दूसरा बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मैं मीनिंग आपको बाद में बताऊंगा, अब जस्ट यहाँ पर समझिए हेल्थ इंश्योरेंस। 1 मिनट बाद बताऊंगा मैं एक्सक्लूसिव का मीनिंग। हेल्थ इंश्योरेंस, याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए कितना का कैपिटल चाहिए, 100 करोड़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में आइए, देखिए नेक्स्ट में बोला है री इंश्योरेंस, एक्सक्लूसिवली है ये भी। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, वन इंश्योरेंस कंपनी टेक इंश्योरेंस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी टू रिड्यूस रिस्क। यदि एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराती है अपना रिस्क को कम करने के लिए तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। मीन्स एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योर कर रही है अपने इंश्योरेंस को। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, समझिए। री इंश्योरेंस का एग्जाम्पल समझिए, जैसे अमिताभ बच्चन का 100 करोड़ का इंश्योरेंस है एलआईसी के पास। एलआईसी ने क्या किया है, उसमें से 50 करोड़ का इंश्योरेंस जो है री इंश्योर कर दिया है एचडीएफसी इंश्योरेंस के पास, और 25 करोड़ किसी और इंश्योरेंस के पास कर दिया है। मतलब समझ में आया, एलआईसी पूरा बर्डन नहीं लेना चाहता है 100 करोड़ का, तो वो अपने आप का रिस्क को, अपना रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उसको सब इंश्योर कर दिया है दूसरे जगह भी। समझ में आया, एक इंश्योरेंस कंपनी को कोई बड़ा इंश्योरेंस का अमाउंट यदि लगता है, डर लगता है, तो अपना रिस्क को कमाने के लिए उसको सब इंश्योर कर देती है, माने दूसरी जगह भी उसका वो इंश्योरेंस करा लेती है। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क को कम करने के लिए दूसरी जगह उसी चीज का इंश्योरेंस कराती है
तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, माने फिर से इंश्योरेंस कराना। मीन्स अमिताभ बच्चन ने एलआईसी के पास इंश्योरेंस कराया और एलआईसी ने अपना रिस्क को कम करने के लिए एचडीएफसी इंश्योरेंस के पास करा लिया, बजाज इंश्योरेंस के पास थोड़ा सा करा लिया, तो एलआईसी का यहाँ 100 करोड़ का रिस्क कम हो गया। जैसे 100 करोड़ था एलआईसी के पास, देखिए एग्जांपल समझिए, अमिताभ बच्चन का एलआईसी ने 100 करोड़ का इंश्योरेंस किया, एलआईसी ने क्या किया, उसको सब इंश्योर कर दिया एचडीएफसी इंश्योरेंस के पास 50 करोड़ का, तो एलआईसी का क्या हो गया, रिस्क 50 करोड़ का कम हो गया। बजाज इंश्योरेंस के पास कर दिया 25 करोड़ का, तो एलआईसी का रिस्क और 25 करोड़ कम हो गया। अल्टीमेटली एलआईसी का रिस्क कितना रहा, सिर्फ 25 करोड़ का। तो एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क को कम करने के लिए उसी पर्सन का किसी और जगह इंश्योर करती है अपने रिस्क को कम करने के लिए, री इंश्योरेंस, मैंने फिर से इंश्योरेंस उसका करती है अपना रिस्क को कमाने के लिए, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ जाइए। अब री इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए कंपनी को कम से कम कैपिटल कितना का चाहिए, 200 करोड़ का। यदि कंपनी के पास 200 करोड़ का कैपिटल नहीं है तो वह री इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है। और एक कंडीशन है, एंड मतलब री इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, नेट ऑन फंड नॉट लेस देन 5000 करोड़। कंपनी का नेट ऑन फंड कैपिटल प्लस रिजर्व 5000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मतलब री इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए 2 कंडीशन है, कैपिटल 200 करोड़ और नेट ऑन फंड 5000 करोड़ होना चाहिए कम से कम। अब देखिए 2 जगह हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्लूसिवली, हेल्थ इंश्योरेंस में और री इंश्योरेंस में। एक्सक्लूसिवली या एक्सक्लूशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए मीन्स preliminary expenses incurred in the formation and registration of insurance business is not included। मीन्स यदि कंपनी को प्रीमियरी एक्सपेंसेस, यदि कोई भी प्रीमियरी एक्सपेंसेस का खर्चा होता है कंपनी को बनाते समय, वह इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? प्रीमियरी एक्सपेंसेस मीन्स क्या, कंपनी को बनाने का, इनकॉर्पोरेशन करने का खर्चा। जैसे आरओसी, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई तो आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। अब उस रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी को कुछ खर्चा देना पड़ा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी का कुछ फीस लगा, तो वह फीस को बोलते हैं प्रीमियरी एक्सपेंसेस। वह फीस इंक्लूड नहीं होगा। चीज को समझे, एक्सक्लूसिव है मतलब वह उस अमाउंट को प्रीमियरी एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है, यदि पेड अप कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, कोई प्रीमियरी एक्सपेंसेस होगा कंपनी का, उसको एक्सक्लूशन कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस के समय एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ, मतलब प्रीमियरी एक्सपेंसेस माइनस होगा, और री इंश्योरेंस के समय भी प्रीमियरी एक्सपेंसेस माइनस होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का 100 करोड़ का दिया हुआ कैपिटल, सपोज उसमें प्रीमियरी एक्सपेंसेस था 1 करोड़, तो अल्टीमेटली वो हो गया 99 करोड़, तो प्रीमियरी एक्सपेंसेस माइनस होगा, डिडक्ट होगा। अब देखिए हम लोग जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, अब मैं समझा रहा हूं। देखिए 2017 दिसंबर क्या क्वेश्चन बोला है, देखिए विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, बोलता है द नॉर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पेड अप कैपिटल फॉर कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। मतलब पेड अप कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए, और also state the item that are excluded in determination of amount of paid up capital। मीन्स 2017 में सिर्फ यही क्वेश्चन बोला है कि कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए पेड अप कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए और कौन कौन सा आइटम पेड अप कैपिटल से एक्सक्लूड होता है, मतलब डिडक्ट होता है। तो उसका आंसर मैं बता चुका हूं, पेड अप कैपिटल का ये रिक्वायरमेंट है और ये आइटम एक्सक्लूड होता है, मतलब कैपिटल जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस वो एक्सक्लूड होगा और कैपिटल ये लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको आपको बहुत अच्छा से समझा रहा हूं। देखिए यहाँ एक तो नया इंश्योरेंस कंपनी था जिसका पेड अप कैपिटल कितना था, 99 करोड़ था, एक्सक्लूडिंग द प्रीमियरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन। प्रीमियरी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद 99 करोड़ था। हम लोगों ने पढ़ा है कम से कम इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ का कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पर 99 करोड़ है। इसका मतलब क्या है, यह कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है। सिंपल भाषा में यही लिख दीजिएगा कि यह कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का कंडीशन को यह सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। क्या है टॉपिक,
पॉलिसी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर 3 years। मीन्स पॉलिसी में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जब मैंने एक पॉलिसी ली थी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरा ये नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा एज है, एटसेट्रा। पॉलिसी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर 3 years। जब हम पॉलिसी बना देंगे उसके 3 साल बाद पॉलिसी का इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, कुछ कुछ को छोड़ के। देखिए आगे मैं प्रोविजन पढ़ रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में आऊंगा। देखिए प्रोविजन को देखिए क्या लिखा है। प्रोविजन में बोला है पॉलिसी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर 3 years। सेक्शन 45 क्या बोलता है? द इंफॉर्मेशन गिवन बाय पॉलिसी होल्डर इन द पॉलिसी can be changed within 3 years from the date of issue of policy if such information is incorrect or false information। यदि पॉलिसी होल्डर ने कोई इंफॉर्मेशन दी है पॉलिसी में, वह इनकरेक्ट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब गलत है, उसको पॉलिसी होल्डर जब से पॉलिसी इशू हुआ है वहां से 3 साल के अंदर पॉलिसी होल्डर उस इंफॉर्मेशन को चेंज करा सकता है। सिंपल सा वास्ता यह है, पॉलिसी होल्डर को इंफॉर्मेशन दिया है, पॉलिसी बनाते समय उसमें से कुछ गलत चला गया है तो उसको पॉलिसी होल्डर चेंज करा सकता है विद इन 3 years, 3 साल तक। फिर लिखता है द पॉलिसी होल्डर शुड गिव रीजन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। पॉलिसी होल्डर को बताना पड़ेगा क्यों गलती से वो चीज गया, रीजन देना पड़ेगा। फिर हाउएवर this provision is not applicable when the false statement or incorrect statement belonging to age proof of policy holder or nominee that can be changed at any time with sufficient proof। यदि कोई false information पॉलिसी होल्डर का एज से रिलेटेड है या नॉमिनी का एज से रिलेटेड है, वह कभी भी चेंज हो सकता है। उसके लिए 3 साल का कोई कंडीशन नहीं है। चीज को समझिए, ये प्रोविजन बोलता है यदि सिंपल को चीज को समझिए, प्रोविजन सेक्शन 45 का बोलता है पॉलिसी होल्डर पॉलिसी बनाते समय कोई इंफॉर्मेशन देता है अदर देन एज इंफॉर्मेशन, एज के सिवा दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एटसेट्रा, जो देते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये डिजीज है, मेरा ब्लड ग्रुप ये एटसेट्रा, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, यदि वह इंफॉर्मेशन गलत चल जाता है तो उसको पॉलिसी होल्डर 3 साल के अंदर ठीक कर सकता है। यदि वह इंफॉर्मेशन एज से रिलेटेड है पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी का, उसको वह कभी भी चेंज करा सकता है। ठीक है, प्रोविजन आप देख लीजिए, मैं जूम भी किया हूं। आप पूरा प्रोविजन को अच्छे से पढ़िए एक बार खुद। अब मैं क्वेश्चन में आऊंगा। प्रोविजन आप समझ लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है जून 2016 का। ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ राजकुमार come into force on 1st February 2012। इन जनवरी 2015, ठीक है, क्या हुआ? द इंश्योरर कम टू नो दैट देयर वाज ए मिस स्टेटमेंट इन द प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस रिगार्डिंग द एज ऑफ द नॉमिनी। डिसाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट वेदर द सेड इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस। मींस क्वेश्चन में यही बोला है कि पॉलिसी बनाते समय नॉमिनी का एज गलत हो गया तो उसको चेंज किया जा सकता है क्या? पॉलिसी बनाते समय नॉमिनी का एज गलत हो गया, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली प्रोविजन में बताया गया था कि जो सेक्शन 45 है एज के ऊपर कभी एप्लीकेबल नहीं है। एज पॉलिसी होल्डर कभी भी चेंज कर सकता है यदि गलत जाएगा तो 3 साल का यहाँ कोई कंडीशन नहीं होगा। सिंपल सा है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। मैं आगे सेक्शन 29 बताऊंगा, सेक्शन 185 बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। देखिए सेक्शन बोलता है लोन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सेक्शन 29 बोलता है लोन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया जा सकता है तो कैसे लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए क्या लिखा है, नो इंश्योरर कैन ग्रांट लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी और ऑन पर्सनल सिक्योरिटी। However, insurer can grant loan on life insurance policy on the basis of surrender value of the policy। बोलता है इंश्योरर माने जहां हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं जैसे LIC, बोलता है इंश्योरेंस कभी भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन या पर्सनल लोन नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वह बैंक देगा। इंश्योरेंस इंश्योरर के पास
ये अधिकार नहीं है कि वह लोन दे दे प्रॉपर्टी के ऊपर या पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर। इंश्योरर कभी भी प्रॉपर्टी या पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर लोन नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। सिर्फ इंश्योरेंस एक ही प्रकार का लोन दे सकता है। देखिए, हाउ एवर इंश्योरर कैन ग्रांट लोन ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। इंश्योरर सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया हुआ होगा उस पॉलिसी के बेसिस में ही उस किसी को लोन दिया जा सकता है, वो भी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू पे डिपेंड है। मतलब यदि किसी इंश्योरर को, मतलब LIC को लोन देना होगा किसी को, तो उसका LIC का वैल्यू देखेगा, LIC का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू देखेगा, उसके बेसिस में ही वह लोन दे सकता है। यदि LIC चाहेगा कि मेरा ये प्रॉपर्टी है इसको मॉर्गेज करके लोन दे दे, वह कभी नहीं दे सकता है। सिर्फ एक ही चीज पे LIC इंश्योरर लोन दे सकता है, मेरा यदि उसके पास कोई पॉलिसी बनाया हुआ है उस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू के ऊपर, याद रखिएगा। सीधा सा फंडा है, 2 लाइन का सिंपल सा आंसर है। नो इंश्योरर कैन ग्रांट लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी और ऑन पर्सनल सिक्योरिटी। कोई प्रॉपर्टी किसी एसेट पे लोन नहीं दे सकता, सिर्फ आदमी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर इंश्योरर लोन दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। However, insurer can grant loan on life insurance policy on the basis of surrender value of the property. Section 185 बोलता है प्रोहिबिशन लोन टू डायरेक्टर, ये कंपनीज एक्ट में अपने बाद में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस का सेक्शन 29 आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया देखिए सेक्शन 29 का ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। एग्जाम आप पढ़िए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए बोलता है, मिस्टर अर्नव, one of the director of M Insurance Company Limited has taken some life insurance policy from the company। ठीक है, कंपनी का एक डायरेक्टर था, वह इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। He now wants to avail a temporary loan from the company। अब वह डायरेक्टर चाह रहा है कि हमको कंपनी टेम्परेरी लोन दे दे, माने LIC हमको एक टेम्परेरी लोन दे दे। The company refused to grant such loan on the ground that there is a prohibition in this regards। कंपनी बोलता है, LIC बोलता है, हम तुमको लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि लोन्स टू डायरेक्टर सेक्शन 185 में कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिटेड है। कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि कोई भी कंपनी अपना डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब बोलता है, फिर मिस्टर अर्नव अप्रोचेस यू, मिस्टर अर्नव आपके पास आता है, बोलता है नाउ अबाउट द मैटर, आपको मैटर बता दिया है कि मैं कंपनी के पास गया था, कंपनी ने मुझे ऐसा मना कर दिया। एडवाइज हिम विथ रेफरेंस टू द इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 एज वेल एज सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर सच लोन कैन बी ऑब्टेन बाय हिम। सिंपल सा बात है, सेक्शन 29 के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उस डायरेक्टर को लोन दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस में लोन दे सकते। कितना लोन देगी वो अमाउंट डिपेंड करेगा सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का कितना सरेंडर वैल्यू है उस बेसिस में लोन दे सकती है। दो सेक्शन 185 में प्रोहिबिटेड है, लेकिन सेक्शन 185 में ये भी बोला गया कि यदि कोई स्पेशल एक्ट में अलाउ है तो वहां उसको लोन दिया जा सकता है। तो इस केस में यहां मिस्टर अर्नव को लोन दिया जाएगा, लेकिन वह लोन का अमाउंट डिपेंड करेगा उसका सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी पे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब आ रहे हैं 2000 दिसंबर 15 का एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में बोलता है, M want to nominate Mr. S, his 10 years old son, as a nominee for his life insurance policy। मिस्टर एम क्या चाहता था, अपना बेटा को अपना पॉलिसी का नॉमिनी बनाना चाहता है, लेकिन उसका बेटा क्या है, माइनर है, मतलब 18 साल से कम का एज है। मेजर मतलब 18 साल से ज्यादा का एज। एडवाइज हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से आप उसको एडवाइज कीजिए क्या होता है। देखिए प्रोविजन क्या बोलता है, नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड, नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड माइनर पर्सन। बोलता है माइनर पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पढ़िए, नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड माइनर पर्सन, हाउ एवर पॉलिसी होल्डर अपॉइंट वन मोर पर्सन, वो क्या, वन मोर पर्सन जो मेजर पर्सन होना चाहिए, हु रिसीव मनी एंड होल्ड मनी अंटिल माइनर पर्सन बिकम मेजर पर्सन।
बोलता है कि माइनर को हम नॉमिनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने पॉलिसी ली है वह एक मेजर पर्सन को भी अपॉइंट करेगा कि गार्जियन ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी का वो गार्जियन रहेगा कब तक, जब तक नॉमिनी मेजर नहीं हो जाता, जब तक नॉमिनी बड़ा नहीं हो जाता है। मीन्स वो नॉमिनी के नाम पे कर सकता है, लेकिन उसको एक आदमी को और अपॉइंट करेगा, क्योंकि वो जो उस एक आदमी और एज ए गार्जियन अपॉइंट करेगा, और वो गार्जियन कब तक रहेगा, जब तक नॉमिनी मेजर नहीं हो जाता है। सिंपल सा है। तो आगे पढ़िए। नॉमिनी मीन्स ए पर्सन हु रिसीव इंश्योरेंस मनी एट द डेट ऑफ इंश्योरेंस पर्सन। नॉमिनी मतलब वही होता है जो इंश्योरेंस का पैसा लेता है यदि किसी जो इंश्योर्ड आदमी का डेथ हो जाता है तो। ठीक है। सो माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी आफ्टर सेटिस्फाइड सम कंडीशन। बन सकता है माइनर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक मेजर को उसका गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा या कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा इंश्योर्ड पर्सन को, तब वह माइनर को नॉमिनी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में जूम कर रहा हूं, आप पढ़िए फिर मैं समझाऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट प्रोविजन आगे मैं पढ़ा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। प्रोविजन बोलता है डिपॉजिट मेंटेनेंस। इंश्योरेंस कंपनी को कितना का डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, वो डिपॉजिट का रूल्स है। माने आरबीआई के पास हमको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। डिपॉजिट मेंटेनेंस मीन्स वह माने इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस का बिजनेस करती है तो उसको आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए। तो वह कितना पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई को, यह प्रोविजन है। देखिए प्रोविजन में जूम कर रहा हूं, आप देखिए अच्छा से देखिए। बोलता है एज पर सेक्शन 7 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी मस्ट मेंटेन डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 7% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इन इंडिया। मतलब जितना का ग्रॉस प्रीमियम होगा उसका 7%, कम से कम 7% का वह डिपॉजिट आरबीआई को जमा करेगा। फिर बोलता है दिस डिपॉजिट इज मेंटेन इन आरबीआई, आरबीआई में करेगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज ₹10 करोड़। यदि 7% से कम 10 करोड़ हो जाता है तो 10 करोड़ कर सकता है, मैक्सिमम का 10 करोड़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 10 करोड़ से कम होता है तो कम से कम 7% उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट का अमाउंट माने आरबीआई को कितना पैसा जमा देना पड़ता है, 7% ऑफ द डिपॉजिट, 7% ऑफ द प्रीमियम, ग्रोस प्रीमियम का 7% उसको आरबीआई को जमा करना पड़ता है इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूं, आप पढ़िए मैं भी पढ़ रहा हूं। बोलता है एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम एंड therefore it has decided to maintain deposit under section 7 of the insurance act इतना at 1% of the total gross premium return in India। कंपनी यहाँ कितना परसेंट का डिपॉजिट मेंटेन कर रहा है, 1% का, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से कितना करना चाहिए, कम से कम 7% उसको डिपॉजिट करना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी थिंक दैट इट इज सफिशिएंट एज द कंपनी हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 150 करोड़ है। कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, 150 करोड़ है। उसका 1% कितना होगा, कंपनी सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया का डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकता है, 10 करोड़ का। 10 करोड़ का या 10 करोड़ से कम होता है तो कम से कम 7% करना चाहिए। ठीक है। What would be your suggestion to the company for compliance of Insurance Act and rules and regulations? सीधा सा बात है, कंपनी को कम से कम 7% का करना चाहिए या 10,000 में 7 करोड़ 7% या 10 करोड़। लेकिन यहाँ कंपनी डिपॉजिट कितना का कर रहा है, 1% कर रहा है, लेकिन वह 1% भी 10 करोड़ नहीं हो रहा। यदि 10 करोड़ होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वह 1% सिर्फ 1.5 करोड़ हो रहा है। तो कंपनी यहाँ डिपॉजिट का रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कंपनी को यहाँ फाइन देना पड़ेगा और आरबीआई उससे इंश्योरेंस का लाइसेंस माने कैंसिल कर देगा उस कंपनी का, याद रखिएगा। तो डिपॉजिट मस्ट बी मेंटेन, अदरवाइज आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ इंश्योरेंस। समझ में आया। तो डिपॉजिट अमाउंट को याद रखिएगा, 7% ऑफ ग्रोस प्रीमियम रिटर्न, जितना ग्रोस प्रीमियम है उसका 7% या 10 करोड़ करेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन आया है 2017 जून में। ठीक है। बोलता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एक्चुरियल वैल्यूएशन या एक्चुरियल रिपोर्ट क्या होता है। सिंपल सा आपको 4 पॉइंट याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं रखना है। एक्चुरियल रिपोर्ट में क्या होता है कि एक्चुरियल क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एक तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन डन ऑफ ऑल लाइबिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। ये एक तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है सारा लाइबिलिटीज इंश्योरेंस बिजनेस का। इंश्योरेंस बिजनेस का जितना लाइबिलिटी है उसमें सारा लाइबिलिटी का इन्वेस्टिगेशन होता है। एंड दिस वैल्यूएशन इज मैंडेटरी ऑन ईयरली, हर साल यह रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एक्चुरियल रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को हर साल बनाना पड़ता है और आरबीआई में सबमिट करना पड़ता है, याद रखिएगा। और एक्चुरियल कैन डू इन्वेस्टिगेशंस मैक्सिमम लास्ट 2 ईयर्स। एक्चुरियल अपना इन्वेस्टिगेशन के बेसिस में रिपोर्ट बनाएगा और एक्चुरियल मैक्सिमम लास्ट 2 साल का इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है। एक्चुरियल बोलेगा कि हम एक्चुरियल रिपोर्ट बनाएंगे, हम लास्ट 3 साल का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। एक्चुरियल मैक्सिमम लास्ट 2 साल का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सिंपल सा 4 पॉइंट याद रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट में आ रहा हूँ। अब एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2017 जून में, स्टेट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है, देखिए मैं प्रोविजन आपको बता रहा हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। ये एक प्रकार का है इन्वेस्टमेंट है जो हमको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिंपली मीन्स वी हैव सम कनेक्शन और रिलेशनशिप विथ इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड एसेट। देखिए बोलना चाह रहा है इंश्योर्ड इंटरेस्ट सिंपली मीन्स, इंश्योर्ड इंटरेस्ट सिंपली मतलब होता है वी हैव सम कनेक्शन और रिलेशनशिप विथ इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड एसेट। मीन्स जो इंश्योर्ड मीन्स जो इंश्योरेंस बना रहा है उसका कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ, जिसका इंश्योरेंस बना रहा है उसके साथ। मीन्स यदि मैं अपनी वाइफ का इंश्योरेंस बनाऊंगा तो मेरी वाइफ के साथ कुछ कनेक्शन है। मैं अपने बच्चों का इंश्योरेंस बनाऊंगा तो मेरे बच्चों के साथ कुछ कनेक्शन है। जैसे मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस बनाऊंगा तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ रिलेशन है, कुछ इमोशन अटैच है, तो कुछ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझ में आया, कुछ कनेक्शन होना चाहिए जिसके साथ इंश्योरेंस बना रहे हैं हम। जिसका इंश्योरेंस बनाएंगे उसके साथ कुछ कनेक्शन होगा तभी हम बनाएंगे। हम पड़ोसी का इंश्योरेंस नहीं बना सकते, इसीलिए कनेक्शन मस्ट बी डेवलप। ठीक है। एग्जाम्पल टेकिंग पॉलिसी ऑफ वाइफ चिल्ड्रन माई कार। मैं अपनी वाइफ का पॉलिसी बना रहा हूँ, चिल्ड्रन का बता रहा हूँ, कार का। समझ में आया। इंश्योर्ड इंटरेस्ट मतलब इंश्योरेबल जो इंश्योरेंस बना रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस के प्रति। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए 2013 एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मिनिमम लिमिट ऑफ एन्युटीज अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर मिनिमम एन्युटीज की लिमिट क्या है। अब देखिए आंसर क्या है। एन्युटीज प्लान मतलब होता है क्या, देखिए एन्युटी प्लान मीन्स गेट रेगुलर स्मॉल पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग ए लमसम इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस। मीन्स आज मैं एक लमसम पैसा दे दूंगा एलआईसी को, एलआईसी उस पैसे के बेसिस में हमको मेरा जब तक जिएंगे तब तक पैसा देगा। समझ में आ रहा है। मीन्स आज एन्युटी प्लान मतलब होता है कि आज हम एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए, एलआईसी को दे दिए और हम जब तक जिएंगे एलआईसी हमको पैसा देगा। तो उसके लिए मिनिमम एन्युटी है 1000 रुपया पर मंथ, याद रखिएगा। मिनिमम एन्युटी कितना है, 1000 रुपया पर मंथ। अब लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ बनाने का पर्पस क्या था, प्रिंसिपल किस बेस पे बना रहा है। ये चार्ट तो सिंपल सा याद रखिएगा, 4-5 प्रिंसिपल है। गुड फेथ, आदमी लोगों का फेथ बढ़े। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो। इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन हो, इंश्योरेंस कंपनी को भी लॉस ना हो, इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रोटेक्शन मिले, इसीलिए इंश्योरेंस लॉ बना है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी होना चाहिए। थैंक यू। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का सेबी लॉज एंड रेगुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। सेबी लॉज एंड रेगुलेशन चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, लिस्टेड शेयर्स ऑब्लिक सिक्योरिटीज। लिस्टेड शेयर्स किसको बोलते हैं, लिस्टेड शेयर्स। देखिए लिस्टेड शेयर्स मीन्स those shares which are listed on stock exchange। मीन्स वह शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होके रखे हैं। मीन्स वह शेयर जिसका रजिस्ट्रेशन होके रखा है स्टॉक मार्केट में।
उसको बोलते हैं लिस्टेड शेयर्स। समझ में आया? फिर से पढ़िए, देखिए, लिस्टेड शेयर मीन्स दो शेयर विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जिस शेयर का रजिस्ट्रेशन होके रखा है उसको लिस्टेड शेयर बोलते हैं। मैं आगे बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर एग्जाम क्वेश्चन में आऊँगा। देखिए, सेकंड पॉइंट बोलता है लिस्टेड शेयर कैन बी बाय ऑब्लिक शेयर फ्रॉम स्टॉक मार्केट। लिस्टेड शेयर हम लोग स्टॉक मार्केट से बाय भी कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। तीसरा बोलता है लिस्टेड शेयर आर डिपॉजिटेड इन ए डीमेट अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर। यदि कोई आदमी या शेयर होल्डर अपना शेयर खरीदता है लिस्टेड शेयर, वो उसका डीमेट अकाउंट में जमा हो जाता है। सिंपल सा चीज़ है। और चौथा क्वेश्चन है, आंसर है ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स कैन बी लिस्टेड एंड नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मीन्स जितना भी शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, सारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का शेयर लिस्टेड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक बेसिक्स था। लिस्टेड शेयर्स किसको बोलते हैं? सिंपल सा बात है, वह शेयर, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, वह शेयर जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो चुका है उसको लिस्टेड शेयर बोलते हैं। ठीक है, और खाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर लिस्टेड हो सकता है, प्राइवेट कंपनी का शेयर लिस्टेड नहीं हो सकता है। अब हम लोग आएंगे एग्जाम क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया जून 2018। मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन आया है जून 2018 में। क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग किसको बोलते हैं, यानी कितना प्रकार का लिस्टिंग है? देखिए, देयर आर 5 टाइप ऑफ लिस्टिंग अंडर सेबी एक्ट। सेबी एक्ट में 5 प्रकार का लिस्टिंग होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले है इनिशियल लिस्टिंग। इसमें होता है हेयर शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड फर्स्ट टाइम ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी अपना शेयर को फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करता है उसको बोलते हैं इनिशियल लिस्टिंग। मीन्स कोई पब्लिक कंपनी जब फर्स्ट टाइम सेबी में रजिस्ट्रेशन लेता है, अपना शेयर का लिस्टिंग कराता है, मीन्स सेबी में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो उसी को बोलते हैं इनिशियल लिस्टिंग। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम, पहली बात देखिए, हेयर शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड फर्स्ट टाइम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराता है उसको बोलते हैं इनिशियल लिस्टिंग। फर्स्ट टाइम कंपनी अपना शेयर को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करा रहा है, वह है इनिशियल लिस्टिंग। सेकेंड है, देखिए, IPO मीन्स लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू। When listed company issues share to the public means जब लिस्टेड कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करता है, मीन्स शेयर पब्लिक को बेचता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। जैसे रिलायंस का शेयर हम बाई और सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। इसीलिए जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करता है उसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू, मीन्स IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड लिस्टिंग ये हुआ। तीसरा बोलता है लिस्टिंग फॉर राइट इशू। When listed company issue share to its existing shareholder means लिस्टेड कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर है उसको यदि कोई शेयर अपना लिस्टेड कंपनी देता है तो उसको बोलते हैं राइट इशू, लिस्टिंग फॉर राइट इशू। ठीक है, माने पुराना शेयर होल्डर लोगों को शेयर दे रहा है या शेयर बेच रहा है, उसी को बोलेंगे राइट इशू, याद रखिएगा। उसके बाद है लिस्टिंग फॉर बोनस शेयर्स। बोलता है बोनस शेयर इशूड फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मीन्स जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट से कुछ शेयर देना चाहता है, उसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर बोनस शेयर्स। मीन्स शेयर इशूड फ्रॉम प्रॉफिट, जब प्रॉफिट से शेयर दे रहा है कंपनी उसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर बोनस इशू। और एक तो है लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशंस। मतलब शेयर इशूड ड्यू टू मर्जर ऑब्लिक अमालगमेशन। यदि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, ए बी दोनों मर्ज हो रही है, तो एक कंपनी अपना शेयर यदि बी को इशू करता है ड्यू टू मर्जर और अमालगमेशंस, उसी को बोलते हैं लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशन। मर्जर और अमालगमेशन मीन्स दो कंपनी मिलके एक हो जाना। जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी थी, मिलके ए लिमिटेड हो गई, तो ए लिमिटेड बी को कुछ शेयर देगी ड्यू टू मर्जर, उसी को बोलते हैं लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशंस। देखिए 5 तरीका है लिस्टिंग का, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए मैं शॉर्ट में भी लिखा हूँ, इनिशियल लिस्टिंग, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू और मर्जर। इनिशियल लिस्टिंग मीन्स जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में जाती है और बोलती है कि मेरा शेयर को
रजिस्टर कर दो, लिस्टेड कर दो। समझ में? फर्स्ट टाइम जब कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी और बोलेगी कि मेरा शेयर को लिस्टेड कर दो या मेरा शेयर का रजिस्ट्रेशन कर दो, उसको बोलते हैं इनिशियल लिस्टिंग। वहाँ से लिस्टिंग चालू हो जाती है। फिर आती है पब्लिक इशू। जब लिस्टेड कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। उसके बाद है राइट इशू, मतलब जब लिस्टेड कंपनी अपना पुराना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को शेयर देती है अपना, उसको बोलते हैं राइट इशू। फिर है बोनस इशू, जब लिस्टेड कंपनी अपना प्रॉफिट से शेयर देती है, प्रॉफिट को बांटती है अपना शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ बोनस, उसको बोलते हैं बोनस इशू। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट जाके कैपिटल में हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसको बोलते हैं। और लिस्टेड कंपनी जब मर्जर के कारण देगी तो उसको बोलेंगे लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशंस। देखिए 5 हुआ, इनिशियल लिस्टिंग, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस शेयर्स और मर्जर। ये 5 तरीका से लिस्टेड कंपनी अपना शेयर दे सकती है। देखिए पहला तो लिस्टेड कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेबी स्टॉक एक्सचेंज में, फिर पब्लिक को शेयर देगी, राइट शेयर होल्डर को शेयर देगी, प्रॉफिट से शेयर देगी और मर्जर के कारण शेयर देगी। इसीलिए 5 प्रकार की लिस्टिंग होती है। अब देखिए एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, उसे मैं दिखा रहा हूँ, दिसंबर 2017 में आया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग का बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, देखिए सिंपल मीनिंग होता है लिस्टिंग का कि कंपनी अपना शेयर को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर लेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड लिस्टिंग। मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी अपना शेयर को रजिस्टर करेगी स्टॉक मार्केट में, फिर वहाँ से उसका शेयर बिकेगा। समझ में आ रहा है? माने यदि लिस्टेड कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अपना शेयर का रजिस्ट्रेशन करती है स्टॉक मार्केट में तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन को ही लिस्टिंग बोलते हैं। अब बोलते हैं कि उस लिस्टिंग, जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना शेयर को रजिस्टर कर लेती है, सेबी के पास रजिस्टर कर लेती है, उसका फायदा क्या होता है वो बताना है। ठीक है, अब देखिए मैं पॉइंट को जूम कर रहा हूँ, आप समझेंगे। देखिए अच्छा से क्लियरली देखिए। ठीक है, मेरा जूम किया हुआ पॉइंट को देखिए। पहला पॉइंट बोलता है बेनिफिट क्या होता है लिस्टिंग का। पब्लिक इमेज ऑफ कंपनी इनहेंस और इंक्रीज। कंपनी का पब्लिक इमेज बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है? देखिए जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन करती है तो ये समझ में आता है कि कंपनी बड़ी हो गई है, क्योंकि छोटी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया होता है कि नेट ऑन फंड 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए या कुछ बड़ा नेट ऑन फंड होगा। मीन्स कोई बड़ा कंपनी ही जो कंपनी बड़ी हो चुकी है तब उसको और बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा चाहिए। स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन करने का पर्पस क्या होता है कि कंपनी आईपीओ लाएगी, पब्लिक इशू करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी और कंपनी को और बड़ा ग्रोथ करेगी। तो और स्टॉक मार्केट में जब रजिस्टर करते हैं तो स्टॉक मार्केट सब चीज़ चेक करता है, सारा कंप्लायंस कंपनी का पक्का है, कंपनी जेन्युइन है क्या नहीं, सारा रजिस्ट्रेशन, सारा कंप्लायंसेस होता है, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट रजिस्ट्रेशन करता है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है मतलब कंपनी जेन्युइन है, तो उससे क्या होता है, पब्लिक इमेज ऑफ कंपनी इनहेंस और इंक्रीज। पब्लिक इमेज कंपनी का बढ़ जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है सबको कि कंपनी बड़ी हो चुकी है। जैसे रिलायंस ग्रुप पहले छोटी कंपनी थी, जब सेबी में रजिस्ट्रेशन हुआ, पब्लिक इशू लाई तो बड़ी कंपनी हो गई, तो पब्लिक इमेज कंपनी का बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो इजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इंक्रीज लिक्विडिटी पोजीशंस। मींस यदि स्टॉक मार्केट में शेयर रजिस्टर्ड हो गया तो स्टॉक मार्केट से कोई भी बाई कर सकता है और सेल कर सकता है, जनरल पब्लिक उसको बाई और सेल कर सकता है, तो शेयर का इजी बाइंग और सेलिंग हो जाता है। उससे क्या होता है, लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ जाता है। लिक्विडिटी पोजीशन माने कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कंपनी का सब शेयर खरीद रहा है तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो उससे कंपनी का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। देखिए अब लिस्टिंग से क्या फायदा होता है, जब कंपनी अपना शेयर को रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो उससे टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट, जब इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट भी करता है तो उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ दोनों को टैक्स बेनिफिट मिलता है, कंपनी को भी मिलता है और इन्वेस्टर को भी मिलता है। इसीलिए टैक्स बेनिफिट एक तो बेनिफिट हो गया लिस्टिंग का। अब उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट बोलता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सेबी कंप्लायंसेस। सेबी कंप्लायंस के कारण कंपनी को अपना क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। सारा जब कंपनी अपना फाइनेंशियल डाटा सारा डिस्क्लोज कर रहा है मतलब कंपनी जेन्युइन है, यदि लॉस भी हो रहा है तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, माने लिस्टिंग के कारण कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूरा डिस्क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग का कंप्लायंस इसलिए करना ही पड़ेगा कंपनी को, इसीलिए।
अब देखिए कंपनी का इमेज बढ़ गया है, कंपनी रेपुटेड हो गई है, कंपनी के पास अच्छा फंड भी आ गया है, तो उससे क्या होगा, इजीली अवेलेबल लोन फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी को इजीली बैंक से लोन मिल जाएगा। कंपनी का रेपुटेशन है, कंपनी सेबी से सर्टिफिकेट ले रही है रजिस्ट्रेशन का, तो एक तो गुडविल बन चुका है, इसलिए बैंक वाले लोन देने में कंपनी को घबराएंगे नहीं, तो ईजिली लोन अवेलेबल हो जाएगा कंपनी को। देखिए 5 बेनिफिट है लिस्टिंग का, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, खाली पॉइंट सबको देखिएगा। पब्लिक इमेज क्या होगा, पब्लिक इमेज कंपनी का बढ़ेगा, पब्लिक इमेज इंक्रीज, बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, टैक्स बेनिफिट दोनों को मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा और इन्वेस्टर को भी मिलेगा। चौथा सेबी कंप्लायंसेस कंपनी का बढ़ जाएगा लिस्टिंग के कारण, सेबी कंप्लायंसेस पूरा होगा और इजीली अवेलेबल ऑफ लोन फ्रॉम बैंक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए 5 बेनिफिट है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए 5 पॉइंट खाली याद रखिएगा, पब्लिक इमेज ग्रो, बैंक बैलेंस ग्रो बढ़ेगा, टैक्स बेनिफिट बहुत दोनों को मिलेगा, सेबी कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, प्रॉपर होगा और इजी लोन फ्रॉम बैंक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को मिलेगा। तो बेनिफिट पर लिस्टिंग करेगा तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, पॉइंट सबको खाली पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, समझ में आया। लिस्टिंग मीन्स रजिस्ट्रेशन लेना स्टॉक मार्केट के पास, स्टॉक मार्केट में कंपनी को रजिस्ट्रेशन को ही लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया जून 2017 में, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेबी। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को माने एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या था, ठीक है। देखिए क्या पर्पस है समझ में आएगा। सेबी मेक रूल्स फॉर स्टॉक मार्केट। सेबी का मेन काम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन काम है रूल्स बनाना स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए रूल बनाता है, स्टॉक मार्केट में जो भी काम करेगा वो उस रूल्स को फॉलो करेगा, सिंपल सा है। देखिए पर्पस, अब मैं डायरेक्टली पर्पस को पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, क्या होता है, इन्वेस्टर जो आदमी पैसा का इन्वेस्ट कर रहा है शेयर में, मीन्स जो नॉर्मल आदमी शेयर खरीद रहा है बेच रहा है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। मीन्स ऐसा नहीं हो कि कंपनी माने शेयर होल्डर से पैसा लेके भाग जाए, ऐसा नहीं होगा, तो उस इन्वेस्टर को हमेशा बचा के रखना चाहता है सेबी, इसीलिए बनाया गया है कि ये कंप्लायंस करना पड़ेगा और सेबी को इन्वेस्टर का पैसा लेके नहीं भाग सकती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को हमेशा ही प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा है ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ स्टॉक मार्केट। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का ग्रोथ के लिए ही सेबी काम करेगा कि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हो। तीसरा है रेगुलेशन फॉर स्टॉक मार्केट, रूल्स बनाएगा स्टॉक मार्केट के लिए, वह रूल्स फॉलो करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। मेक रूल्स फॉर स्टॉक ब्रोकर के लिए भी रूल होगा, और रूल्स रेगुलेशन फॉर डिपोजिटरी मीन्स जिसके जहां डीमेट अकाउंट खुलता है। मीन्स आज हमको शेयर खरीदना है तो हम डायरेक्टली शेयर खरीद नहीं सकते मार्केट से, हमको पहले डिपोजिटरी के पास एक डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, फिर वह डिपोजिटरी के पास मेरा शेयर मेरा डीमेट में रहेगा। तो वह जो डीमेट जैसे आशिका है, शेयर खान है, सब डिपोजिटरी है, तो उन लोगों के लिए भी रूल्स होता है, उन लोग एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, ठीक है, उसके लिए भी रूल्स बनाता है। और सेबी प्रोहिबिटेड करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, तो आप खाली इतना ही समझ लीजिए, प्रोहिबिटेड करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, उसको प्रोहिबिटेड करता है, उसको करने से मना करता है सेबी। सेबी का मेन पर्पस देखिए, ये 4 चीज को याद रखिए। प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। ग्रोथ किसका करता है, स्टॉक मार्केट का। रूल्स 3 जन के लिए बनाता है, ठीक है। किसके लिए रूल्स बनाता है, स्टॉक मार्केट, फिर क्या है स्टॉक ब्रोकर के लिए, डिपोजिटरी के लिए, इंटरमीडिएटरीज के लिए, चारों के लिए ये रूल्स बनाता है सेबी। वो प्रोहिबिटेड करता है क्या, किसको करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिटेड करता है। सेबी जनरली मेक रूल्स, मतलब क्या होता है सेबी का, देखिए सेबी जनरली रूल्स बनाता है, वह रूल्स फॉलो करना पड़ता है ब्रोकर को भी, डिपोजिटरी को भी, स्टॉक मार्केट को भी, और मेनली स्टॉक मार्केट का प्रमोशन के लिए सोचता है और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 15G ऑफ सेबी एक्ट इन कनेक्शन विद पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग की क्या पेनल्टी है। अब देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िए तब आपको समझ में आ जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। देखिए डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बाय कंपनी एम्प्लॉय, डायरेक्टर एटसेट्रा। कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। देखिए क्या बोलता है, देखिए एग्जांपल से देखिए, ड्यू टू अबव इंफॉर्मेशन वन पर्सन कैन बाय शेयर्स एट ए लोअर प्राइस एंड सेल शेयर्स एट ए हायर प्राइस। देखिए
क्या होगा, वह इंफॉर्मेशन, वह कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके कारण एक आदमी कंपनी का शेयर सस्ता में खरीद के हाई प्राइस में बेच देगा। मेनली समझ लीजिए, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये वर्ड जरूर लिखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिए एग्जांपल समझिए, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग का, आपको समझ में आ जाएगा। आज एक रिलायंस ग्रुप है, ठीक है, आज कंपनी सपोज रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, ठीक है, कंपनी का बहुत ग्रो होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगी, हज़ारों फ्लैट बनाएगी, करोड़ों फ्लैट बनाएगी और बेचेगी। ये इन मीटिंग में, कंपनी का बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कंपनी 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है रियल एस्टेट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर में सब एम्प्लॉय और डायरेक्टर को समझ में आएगा कि कंपनी रियल मार्केट में अच्छा पैसा कमा रही है, ठीक है, कंपनी को इस साल प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है, तब वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है, समझ में आया। ये सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कंपनी का, जो कंपनी का एम्प्लॉय को पता है, डायरेक्टर को पता है। अब उन लोग क्या करेंगे, अपना दोस्त लोगों को बता देंगे कि मेरा कंपनी में इस साल 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वो रियल एस्टेट में करेगी और रियल एस्टेट में कंपनी बहुत फायदा करेगी क्योंकि उसके पास लैंड वगैरह पड़ी हुई है। तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, वह डायरेक्टर अपना दोस्त को बता दिया, तो उसका दोस्त क्या किया, उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब शेयर का दाम 100 रुपया था, कंपनी ग्रो की और 1 महीना में उसका शेयर का दाम 500 रुपया हो गया। तो क्या हो गया कि लोग जो अनपब्लिश, माने जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था कंपनी का, डिस्क्लोज कर दिया, मैंने बता दिया किसी को। तो वही, यदि कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को बताता है तो वह इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है, और वह इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर कंपनी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड है दगाबाजी। कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। यदि कोई भी एम्प्लॉय, डायरेक्टर या कोई भी रिलेटेड पर्सन कंपनी से, कंपनी के साथ दगाबाजी करेगा, उसका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा, तो वह गलत है, उसके लिए पेनल्टी लगती है, ठीक है। देखिए पेनल्टी क्या है, नॉट लेस देन 10 लाख बट विच में बी एक्सटेंडेड टू 25 करोड़। कम जो पेनल्टी है 10 लाख से कम तो होगी नहीं, बट उसको सेबी चाहे तो 25 करोड़ कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चाहे तो उस पेनल्टी को 25 करोड़ कर सकता है, लेकिन मिनिमम 10 लाख का पेनल्टी तो लगेगा ही। और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग, उस इनसाइडर ट्रेडिंग से जितना प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना जितना होगा, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा। मतलब मान के चलिए 10 लाख है, ऊपर वाला 10 लाख है और नीचे वाला 25 लाख है, तो 25 लाख लग जाएगा। मीन्स मिनिमम 10 लाख का पेनल्टी तो लगेगा। ये पेनल्टी बहुत जरूरी है सेक्शन 50G की, इनसाइडर ट्रेडिंग की। यदि कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और यदि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उसका पेनल्टी लगता है। पेनल्टी कितना है, देखिए 10 लाख से कम नहीं है, लेकिन 25 करोड़ तक हो सकता है, और जितना प्रॉफिट उसके कारण कमाया उसका 3 गुना, उसमें से जो हायर होगा उतना का पेनल्टी लग जाएगा। देख लीजिए, मैं पेनल्टी को जूम कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। यदि